हेलो, गुड मॉर्निंग सभी लोगों को। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। इसमें तो भाई बहुत कम लोग आ रहे हैं, क्या बात है। केवल 22 लोग हैं, उनमें से एक मैं हूँ और एक विजन 50 है, तो 20 ही लोग हैं। सर कौन सा तो चैप्टर पढ़ाएंगे आप? क्या है, कौन सा चैप्टर पढ़ाएंगे सर? वही जो अपन लोग पढ़ रहे थे उसको आगे बढ़ाएंगे। चैप्टर तो एक ही चल रहा है। नहीं सर, मैंने आज ही ज्वाइन किया है सर। आज ही ज्वाइन किया भैया, तब तो आपको क्या कहते हैं, जो रिकॉर्डेड लेक्चर्स हैं वो आपको लेके और उनको एक बार पढ़ना चाहिए। ठीक है, तो हम सर लोग का कौन सा जो चैप्टर चल शुरुआत रहा है में मतलब अभी सर? स्ट्रक्चर ऑफ एटम। ओके सर। तो जो रिकॉर्डेड लेक्चर है वो आप स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन से बोलिए, वो आपको रिकॉर्डेड लेक्चर देंगे। ठीक है, लिंक दे देंगे, आप वो देखिएगा। शुरुआत से लेके अभी तक का जो भी पोर्शन हुआ है उसको आप पढ़ लीजिएगा। उसमें कोई डाउट है आपको तो जो डाउट क्लास का शेड्यूल है इस ग्रुप में डाल रखा है, आप उसमें मिल सकते हैं, या फिर स्कूल के जो जो फैकल्टी है उनसे भी जाके आप मिल सकते हैं। हम लोग की एक टीम करीमगंज में पहुंच चुकी है। ठीक है, 2-3 लोग पहुंच गए हैं, 2-3 लोग 1-2 दिन में पहुंच जाएंगे। ठीक है, सो ऑफ कोर्स आप करीमगंज में भी जाके, मतलब सॉरी, बदरपुर वाले सेंटर पे जाके भी, स्कूल पे जाके भी अपने डाउट क्लियर कर सकते हैं। अगर आपको मेरे से ही डाउट समझना है तो भाई एक शेड्यूल मैंने बना के दिया है, तो आपको मैं उस शेड्यूल में शाम को 5 से 6 बजे आपके डाउट क्लियर कर दूंगा। आई थिंक कल आपका डाउट सेशन था, मैंने देखा था 2-3 लोग आए थे, तो उन्होंने बेसिक से डाउट्स थे तो मैंने ख़त्म कर दिए थे। बट अगर आपका कोई पोर्शन में दिक्कत है, आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आई है, यू कैन ऑलवेज कम इन द डाउट क्लास। तो अब तो आपका डाउट क्लास अगले हफ्ते आएगा, सो टिल दैट टाइम आप अपने डाउट डायरेक्टली मेरे को भेजिए, या फिर स्कूल में जो जो क्या कहते हैं सपोर्ट सिस्टम बना हुआ है उस पे उससे कांटेक्ट करिए, या फिर जो रिकॉर्डेड लेक्चर है वो तो आप देख ही लीजिए। ठीक है, वो पूरी क्लास ही है, जैसे मैं अभी क्लास ले रहा हूँ ये भी रिकॉर्डिंग मोड में ही है, ये भी कल तक परसों तक ऑनलाइन अपलोड हो जाएगा। तो आपको कोई दिक्कत नहीं है, आप आराम से रिकॉर्डेड लेक्चर्स का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, कौन था, अबू जफर चौधरी सर। ठीक है, ये सर चैप्टर 1 खत्म हो गया है। नहीं चैप्टर 1 से वो चैप्टर वही ना, तो मैं तुमसे बोल रहा हूँ आप एक बार रिकॉर्डेड लेक्चर देखिए, तो वहाँ पे मैंने समझाया है कि केमिस्ट्री कैसे डिवाइडेड है और कौन सी चीज़ें हमें पहले पढ़नी चाहिए, जिससे कि बाकी जो 3 पोर्शन है फिजिकल, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक, तो फिजिकल, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक समझने के लिए पहले ये 3 चैप्टर हमें पढ़ने पड़ेंगे, चैप्टर 2, चैप्टर 3 और चैप्टर 4, क्योंकि ये जनरल केमिस्ट्री है। बिना इसके आपको मूल कंसेप्ट भी समझ में नहीं आएगा। चैप्टर 1 से हमने शुरू नहीं किया है, हमने चैप्टर 2 से शुरू किया है। तो वही मैं बोल रहा हूँ, एक बार आप क्या कहते हैं, अगर आपने आज से ज्वाइन किया है तो आप एक बार रिकॉर्डेड लेक्चर्स को जरूर देखें। अगर उसमें आपको कोई भी दिक्कत होती है तो आप असद सर हैं वहाँ पे बदरपुर में, उनसे कांटेक्ट करें। अजमल सर हैं वहाँ पे, उनसे कांटेक्ट करें। अगर फिर भी आपकी हेल्प नहीं हो पा रही, आप मेरे को डायरेक्टली बोल सकते हैं। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करते हैं आज का जो डिस्कशन है। लास्ट क्लास में बताइए कहाँ तक हो गया था। आई थिंक आप और जो पुराना, मतलब आपका जो दूसरा सेक्शन है, सेक्शन ए, बराबर पे ही चल रहा है। आई थिंक मैंने आपको लिमिटेशंस बताया था। यस सर। लिमिटेशंस ऑफ रदरफोर्ड मॉडल, कि रदरफोर्ड मॉडल क्यों फेल हो गया, स्टेबिलिटी को एक्सप्लेन नहीं कर पाया वो। फिर हमने आपको बताया था आई थिंक बोर मॉडल, कि बोर ने कैसे स्टेबिलिटी को एक्सप्लेन किया। एंगुलर मोमेंटम h/2 के इंटीजर मल्टीपल में होना चाहिए। और हमने बेसिक सी क्या कहते हैं इक्वेशंस बना ली थी। ठीक है, हमने देखा था कि हाइड्रोजन लाइक एटम, तो अगर एटॉमिक नंबर z है तो z इलेक्ट्रॉन, nth ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन me है, स्पीड vn है। तो हमने 2 इक्वेशंस बनाई थी। एक तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, कि इलेक्ट्रॉन के ऊपर एक फोर्स लगेगा न्यूक्लियस की तरफ अट्रैक्शन का, दैट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक इन नेचर, और दूसरा लगेगा सर्कुलर मोशन की वजह से सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। तो फिजिक्स का इस्तेमाल करते हुए हमने पहली इक्वेशन बनाई थी k ZE into E upon Rn square is equal to me Vn square upon Rn
ये पहली इक्वेशन थी। और दूसरा बोर्स ने जैसे स्टेबिलिटी को एक्सप्लेन किया कि एंगुलर मोमेंटम शुड बी इंटीजर मल्टीपल ऑफ h अपॉन 2 पाई, तो वो आता है एंगुलर मोमेंटम me v एंड rn इज इक्वल टू nh अपॉन 2 पाई। तो ये दो इक्वेशंस का इस्तेमाल करके हमने जनरल फॉर्मूले निकाल लिए थे vn के और rn के। तो vn का जनरल फॉर्मूला निकला था v नॉट z बाई n और rn का जनरल फॉर्मूला निकला था r नॉट n स्क्वायर बाई z। मैंने बार बार आपको समझाया था कि मैथमेटिक्स आपको टीडियस लग सकती है, टफ लग सकती है, आप मैथमेटिक्स पे ध्यान ना दें, लेकिन ये फॉर्मूले आपको जरूर याद करने चाहिए, ठीक है। तो इतनी बात हम लोगों ने लास्ट क्लास तक की थी आई थिंक, है कि नहीं। फिर उसके ऊपर एक मतलब क्वेश्चन भी मैंने डिस्कस किया था, है कि नहीं, बोलो। यहाँ तक खत्म किया था ना हमने। कोई नहीं बोल रहा है, तो नाम से पूछता हूं मैं। हाँ, तो अभी माइक खुला है रोहिना जी का, तो रोहिना जी आप बोलिए। यहाँ तक खत्म हो गया था अपना। यस सर। ओके देन। तो Vn और Rn हमने निकाल लिए थे, मतलब किसी भी जनरल ऑर्बिट के अंदर स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड रेडियस ऑफ ऑर्बिट, इनकी बात हम लोग खत्म कर चुके थे, ठीक है। आई थिंक सेम टॉपिक ही आपके सेक्शन ए में भी चल रहा है, तो क्यों ना सेक्शन ए के नोट्स को बेस बना के और चीज़ों को समझा जाए, तो बार बार नहीं लिखना पड़ेगा। दैट इज अ बेटर थिंग टू डू, ठीक है। चलिए, मैं अलग तरीके से आपको नोट्स दे रहा हूँ। चलिए, ये देखिए, ये आपका रिकैप, यही मैं आपको बता रहा हूँ बार बार। तो मैंने आपको यही बताया था कि अगर कोई भी एटम है जिसमें Ze प्रोटॉन है और E के बराबर उसका चार्ज है इलेक्ट्रॉन का, जो nth ऑर्बिट में घूम रहा है, ठीक है, Rn रेडियस पे, Vn स्पीड से, तो एक इक्वेशन हमने ये बनाया था, दूसरा इक्वेशन हमने ये बनाया था। इसमें k जो था वो कांस्टेंट था, जिसकी वैल्यू होती है 9 × 10⁻⁹। E जो है वो कांस्टेंट है इतना, Me जो है वो भी कांस्टेंट होता है, और H जो है वो प्लांक कांस्टेंट होता है, जिसकी वैल्यू फिक्स होती है। सो दिस इज योर प्लांक्स कांस्टेंट। तो आप देख पा रहे हैं Z एटॉमिक नंबर होता है, N ऑर्बिट नंबर होता है। दैट मींस इन दोनों इक्वेशन में जो मेन वेरिएबल है वो है Vn एंड Rn। तो इन दोनों को हमने इन दोनों इक्वेशन से सॉल्व किया, एंड फाइनली हमें जो आंसर्स मिलते हैं वो क्या मिलते हैं, वो मिलते हैं ये। ठीक है, आप देख पा रहे हैं, सबको दिख रहा है या नहीं, बोलिए। यस सर। यस सर। तो हमें ये रिजल्ट मिलते हैं Rn, और Rn इज इक्वल टू R नॉट n स्क्वायर बाई Z एंड Vn इज इक्वल टू V नॉट Z बाई n, जहाँ पे R नॉट की वैल्यू कितनी होती है 0.529 एंगस्ट्रम के बराबर, और V नॉट की वैल्यू कितनी निकल के आती है 2.18 × 10⁻6 मीटर पर सेकेंड के बराबर। ओके, ये हमने लास्ट क्लास तक डिस्कस कर लिया था। चलिए, तो इसके बाद अब बात करते हैं आगे की, ठीक है। चलिए, ये जो सवाल है, सवाल मैंने आपकी क्लास में डिस्कस कर लिया था पूरा, दूसरी क्लास में डिस्कस नहीं किया था। तो अब हम बात करते हैं अगले टॉपिक की, ठीक है। तो अगला टॉपिक है अपने पास फ्रीक्वेंसी। मान लेते हैं आपको फ्रीक्वेंसी के बारे में बात करनी है। फ्रीक्वेंसी क्या होती है? फ्रीक्वेंसी होती है नंबर ऑफ रेवोल्यूशन बाई इलेक्ट्रॉन पर सेकेंड। तो अब इसके वाले फॉर्मूला हमें बताना है। समझ सकते हैं कि फ्रीक्वेंसी जो है, अगर कोई आपसे पूछे कि इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी कितनी है, इलेक्ट्रॉन की रेडियस कितनी है, तब तो आपने निकाल लिया फॉर्मूला। बट अगर कोई आपसे पूछे कि इलेक्ट्रॉन का फ्रीक्वेंसी कितना है, फ्रीक्वेंसी मतलब एक इलेक्ट्रॉन एक सेकंड में कितने रेवोल्यूशन लगा रहा है, मतलब कितनी बार एक चक्कर काट रहा है अपनी ऑर्बिट के, तो वो कहलाता है फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी इज कैन बी डिफाइंड एज नंबर ऑफ रेवोल्यूशन बाय इलेक्ट्रॉन पर सेकंड, ठीक है। अब बताइए, अगर इलेक्ट्रॉन nth ऑर्बिट में है जिसकी रेडियस Rn है, तो बताइए उसे एक चक्कर लगाने में कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करनी पड़ेगी? 2 पाई Rn करनी पड़ेगी या नहीं, बोलिए। समझ में आई बात या नहीं आई? ठीक है, अगर आपकी रेडियस Rn है तो पूरे सर्किल की सरकमफ्रेंस क्या होगी? 2 पाई Rn। अगर आपकी स्पीड Vn है तो एक सेकंड में आप कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करेंगे? Vn के बराबर। मतलब आप समझिए, ये उस तरह से हो गया कि जैसे मैं आपको एग्जांपल दूं
कि मेरी स्पीड है 50 मीटर पर सेकेंड, मतलब एक सेकेंड में मैं कितना डिस्टेंस ट्रेवल करता हूँ, 50 मीटर्स। ठीक है, अगर मैं बोलूं कि एक चक्कर लगाने में कितनी डिस्टेंस ट्रेवल होती है, 5 मीटर्स, तो बताइए मैंने एक सेकंड में कितने चक्कर लगाए होंगे। समझ रहे हैं मैं क्या बोल रहा हूँ? जस्ट एक एग्जांपल मैं आपको दे रहा हूँ। जैसे आप समझिए, एग्जांपल है कि मेरी स्पीड है 50 मीटर पर सेकंड। ठीक है, मतलब एक सेकंड में मैं कितनी डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा हूँ, 50 मीटर्स। ठीक है, अगर मेरा एक चक्कर लगाने में जो डिस्टेंस ट्रेवल्ड है वो है 5 मीटर, तो मैंने एक एक मतलब सेकंड में कितने चक्कर लगाए होंगे? 10। सिंपल सी बात। दैट मीन्स मैंने टोटल डिस्टेंस कितनी ट्रेवल की एक सेकंड में, डिवाइड बाय एक चक्कर लगाने में कितनी डिस्टेंस होगी, यही तो होगा फ्रीक्वेंसी। तो फ्रीक्वेंसी रिप्रेजेंट होता है न्यू से, ग्रीक लेटर है न्यू। सो न्यू कैसे बनाते हैं, ऐसे वी को ऐसे घुमा दो तो वी को टेढ़ा कर दो, सो दैट इज न्यू। सो फ्रीक्वेंसी की यूनिट होती है हर्ट्स, हर्ट्स होता है 1/सेकंड। तो फ्रीक्वेंसी nth ऑर्बिट में कैसे डिफाइंड होगा, मेरी nth ऑर्बिट में क्या स्पीड है डिवाइड बाय एक चक्कर लगाने में कितनी डिस्टेंस ट्रेवल होती है। मतलब फ्रीक्वेंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एनी ऑर्बिट न्यू एन इज डिफाइंड एज Vn/2πRn। ठीक है, तो सब कुछ Vn और Rn की टर्म्स में ही हमें निकाल लेना है। इतना सबकी समझ में आता है? बोलिए, क्लियर है? ठीक, तो एक सेकंड में मैंने कितनी डिस्टेंस ट्रेवल की, Vn के बराबर, और एक चक्कर लगाने में कितनी डिस्टेंस ट्रेवल होती है, 2πRn के बराबर। तो टोटल डिस्टेंस मैंने एक सेकंड में ट्रेवल की Vn, और एक चक्कर लगाने में डिस्टेंस ट्रेवल हुई 2πRn। तो टोटल कितने चक्कर लगाए मैंने, Vn/2πRn। Vn का जनरल फॉर्मूला मैंने डाल दिया V0Z/n, Rn का जनरल फॉर्मूला मैंने डाल दिया R0n²/z²। तो मुझे एक कांस्टेंट टर्म मिल गया ये वाला V0/2πR0, और यहाँ पे मिला Z/n डिवाइड बाई n²/z। तो ये पूरा सॉल्व करोगे तो ये वाला z तो ऊपर चला जाएगा और ये वाला n² नीचे चला जाएगा, मतलब मिलेगा आपको Z²/n³। तो जनरल फॉर्मूला फ्रीक्वेंसी का ये निकल के आता है। ठीक है, तो ये थर्ड नंबर हो गया। ओके, तो दो फॉर्मूले तो हम पहले देख चुके हैं। एक फॉर्मूला था Rn=R0 n²/z, दूसरा था Vn=V0 Z/n। ये तीसरा फॉर्मूला है n=μ0 Z²/n³। ठीक है, तो कभी आपको अगर फ्रीक्वेंसी के बारे में सवाल पूछा जाए सेम टाइप से जैसे रेडियस का सवाल मैंने आपको दिया था, तो आप इस फॉर्मूले का इस्तेमाल कर सकते हैं। कि किसी को कोई भी दिक्कत है, परेशानी है, बताइए। देख लीजिए, सोच लीजिए, समझ लीजिए, कोई दिक्कत रह जाती है मेरे से पूछिए, मैं आपको और भी एग्जांपल्स दे सकता हूँ। ठीक है, तो क्लास जो है उसमें पार्टिसिपेट करिए, क्लास को मतलब यही मत करिए कि भैया मैं आपको देखता रहूं, मैं बोलता रहूं, आप भी बोलिए। अगर आपको बोलने में दिक्कत है तो आप चैट बॉक्स में भी लिख सकते हैं। ठीक है, मैं रेगुलरली चैट बॉक्स चेक करता हूँ। बोलिए सर। हाँ, क्या है हाँ, फ्रीक्वेंसी क्या होता है भाई? फ्रीक्वेंसी जो है, फ्रीक्वेंसी को आप ऐसे समझ सकते हैं कि मैंने एक सेकंड में कितने चक्कर लगाए मीन पोजीशन के। ठीक है, समझ में आ रही बात? तो अगर मैं बोलूं कि मुझे इलेक्ट्रॉन की फ्रीक्वेंसी निकालनी है, तो इलेक्ट्रॉन की फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या हो गया कि मेरा इलेक्ट्रॉन जो nth ऑर्बिट में घूम रहा है वो कितनी बार उसी पोजीशन को क्रॉस कर चुका है, मतलब उसने कितने राउंड लगाए। समझ में आ रही बात? ओके, दिस इज नोन एज फ्रीक्वेंसी। तो फ्रीक्वेंसी का टेक्निकल डेफिनेशन क्या है? नंबर ऑफ रेवोल्यूशन बाय इलेक्ट्रॉन पर सेकंड। ठीक है, अब नंबर ऑफ रेवोल्यूशन पर सेकंड आपको कैसे मिलेंगे? सिंपल कैलकुलेशन से, जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया कि अगर मेरी स्पीड 100 मीटर पर सेकंड है, मान लेते हैं कि मेरी स्पीड है 100 मीटर पर सेकंड, मैं हूं वो इलेक्ट्रॉन। ठीक है, मेरी स्पीड है 100 मीटर पर सेकंड और मुझे एक चक्कर लगाने में 10 मीटर लगता है, तो बताइए मैंने एक सेकंड में कितने चक्कर लगाए होंगे? 100 डिवाइड बाई 10, है कि नहीं? नारी बात। तो जो मेरी स्पीड है, अगर मैं अपनी स्पीड को किससे डिवाइड कर दूं? सर्किल की सरकमफेरेंस से, तो मुझे क्या मिल जाएगा? फ्रीक्वेंसी। समझ में आ रही बात? तो फ्रीक्वेंसी को डिफाइन ऐसे किया गया है कि फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू
वेलोसिटी मतलब मेरी खुद की स्पीड कितनी, डिवाइड बाय एक चक्कर लगाने में जो सरकमफेरेंस है वो डिस्टेंस कितनी। ठीक है, समझ में आया? बोलो। ठीक है, सो न्यू एन इज इक्वल टू वी एन अपॉन 2 पाई आर एन। ओके, ये मैं बोल सकता हूं या नहीं? क्योंकि मैंने एक सेकंड में कितनी डिस्टेंस ट्रेवल की, वी एन के बराबर, और एक चक्कर लगाने में कितनी डिस्टेंस ट्रेवल होती है, 2 पाई आर एन के बराबर। तो वी एन अपॉन 2 पाई आर एन कर दोगे तो मुझे नंबर ऑफ रेवोल्यूशन मिल जाएंगे। ठीक है, अब वी एन का भी स्टैंडर्ड फॉर्मूला है जेड और एन की टर्म्स में, और आर एन का भी स्टैंडर्ड फॉर्मूला है। मैंने वी एन का स्टैंडर्ड फॉर्मूला डाल दिया ऊपर वी एन की जगह पे, और आर एन का स्टैंडर्ड फॉर्मूला डाल दिया नीचे, और कांस्टेंट टर्म्स को अलग कर लिया। तो वी नॉट 2 पाई आर नॉट ये तो कांस्टेंट है, अलग हो गए, और ऊपर मिलेगा z बाई एन और नीचे मिलेगा n स्क्वायर बाई जेड। तो ये आप जानते हो बेसिक मैथमेटिक्स है, a बाई बी बाई सी बाई डी का मतलब क्या होता है, d जाता है a के साथ, b जाता है c के साथ, मतलब a इंटू डी अपॉन b इंटू सी। बस वही तो किया हमने। तो z बाई एन अपॉन n स्क्वायर बाई जेड, तो z चला गया ऊपर तो हो गया z स्क्वायर, और n स्क्वायर चला गया n के साथ तो हो गया n क्यूब, और ये तो कांस्टेंट है ही। सो दिस इज अ न्यू कांस्टेंट जिसको हमने न्यू नॉट लिख दिया। ठीक है, क्लियर है? बोलो। यस सर। यस सर। ओके, तो चैट में कोई सवाल पूछा गया है, देख लेते हैं। मसूद अहमद लकार जी बोल रहे हैं, सर आई डू नॉट अंडरस्टैंड द ड्रॉबैक ऑफ रदरफोर्ड मॉडल इन प्रीवियस क्लास। सर भाई साहब आप डायरेक्टली मेरे को कॉल करिए, मेरा नंबर आपके पास है, आई कैन एक्सप्लेन। अभी क्लास का समय इसमें बर्बाद नहीं करते हैं क्योंकि ये बहुत पुराना टॉपिक है। ठीक है, सो आपको अगर दिक्कत है आप डायरेक्टली मेरे से कॉल करिए, नंबर आपके पास है, यू कैन कॉल, यू कैन क्लियर योर डाउट। ओके सर, चलिए ओके ओके देन। तो इतना सबको क्लियर हुआ, तो ये हो गया आपका फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला। ठीक, तो ये मैंने आपको, ये नोट्स आपको मिल जाएंगे, आप इसकी टेंशन मत लीजिए। ठीक है, मैथमेटिक्स के पीछे नहीं दौड़ना है, लेकिन हाँ जो रिजल्ट आए वो इम्पोर्टेंट है। जैसे थर्ड रिजल्ट है, ये इम्पोर्टेंट है, ये आपको याद करना है भाई साहब। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए क्योंकि सवाल इसी से सॉल्व होगा। ठीक है, सवाल मैथमेटिक्स से सॉल्व नहीं होने वाला। चलिए क्लियर। अब अगर फ्रीक्वेंसी आपको मिल गया तो अगली चीज क्या होती है कि एक चक्कर लगाने में कितना टाइम लगा, दैट इज नोन एज टाइम पीरियड। ठीक है, जैसे फ्रीक्वेंसी आपको पता चल गया कि एक सेकंड में 10 है मेरी फ्रीक्वेंसी। ठीक है, तो 10 राउंड लगाता हूं मैं एक सेकंड में, तो एक राउंड लगाने में कितना टाइम लगेगा, 1/10। मतलब फ्रीक्वेंसी को उल्टा कर दीजिए तो वो टाइम पीरियड बन जाएगा। समझ में आ रही बात? तो अगर कोई आपसे बोले कि इलेक्ट्रॉन को nth ऑर्बिट में एक चक्कर लगाने में, ठीक है, ऑर्बिट का एक चक्कर लगाने में कितना टाइम लगता है, दैट इज नोन एज टाइम पीरियड। ठीक है, तो टाइम पीरियड कैन बी डिफाइंड एज 1/फ्रीक्वेंसी। ठीक है, वो हमारा अगला टॉपिक होगा। ठीक है, तो अगला टॉपिक हम डिफाइन कर सकता है। ठीक, तो ये अच्छी बात है कि आप दोनों जो सेक्शन है बराबरी पे चल रहे हैं, तो मुझे लिखना नहीं पड़ रहा, मैं ज़्यादा एक्सप्लेन कर पाऊंगा, सो इट्स अ बेटर थिंग। चलिए, तो क्लियरली आप समझ सकते हैं यहाँ पे कि भैया ये जो टाइम पीरियड है दैट इज डिफाइंड एज द टाइम रिक्वायर्ड बाय इलेक्ट्रॉन पर रेवोल्यूशन। मतलब एक रेवोल्यूशन पूरा करने में कितना टाइम लगा। अगर आप लोग लिख रहे हैं तो आपको मैं समय दूंगा, आप लिख लीजिए आराम से। तो टाइम पीरियड, ठीक है, टाइम पीरियड क्या डिफाइन होगा, द टाइम रिक्वायर्ड बाय इलेक्ट्रॉन पर रेवोल्यूशन, मतलब एक कंप्लीट चक्कर लगाने में इलेक्ट्रॉन को कितना समय लगा। समझ में आ रही बात? ओके, सो दैट इज टाइम पीरियड। तो अब बताइए फ्रीक्वेंसी क्या बता रही थी आपको कि एक यूनिट टाइम में, मतलब एक सेकंड में कितने चक्कर लगाए। तो आपको पता है कि एक सेकंड में 10 चक्कर लगने हैं। मान लेते हैं अगर फ्रीक्वेंसी 10 है तो 10 चक्कर लगाने हैं आपको। ठीक है, अब मैं आपसे पूछूं अगला सवाल कि बताओ एक चक्कर लगाने में कितना समय लगा, तो आप क्या बोलोगे, 1/10। सीधी बात, अगर एक सेकंड में 10 चक्कर लग रहे हैं तो एक चक्कर लगाने में कितना सेकंड लगेगा, 1/10, है कि नहीं? तो अगर आपकी फ्रीक्वेंसी न्यू एन है तो आपका टाइम पीरियड क्या है, 1/ν_n। समझ में आई बात? तो टाइम पीरियड कभी भी आपके जीवन में आएगा, फिजिक्स में तो कई बार आएगा, तो टाइम पीरियड इज ऑलवेज डिफाइंड एज 1/फ्रीक्वेंसी। दिस इज द जनरल रिजल्ट।
ये कभी नहीं बदलता है। समझ में आ रही बात? तो टाइम पीरियड हमेशा फ्रीक्वेंसी का उल्टा होता है, इनवर्स होता है, ठीक है। सो टाइम पीरियड हेयर Tn इज इक्वल टू 1/ν_n। तो ν_n का तो जनरल फॉर्मूला आप निकाल ही चुके हो। वो क्या होता है? ν_n का जनरल फॉर्मूला होता है ν0 Z²/n³। तो डाल दीजिए, उसको उल्टा कर दीजिए। तो ν0 तो कांस्टेंट है, तो 1/ν0 एक नया कांस्टेंट बन जाएगा, जिसको आपने T0 लिख दिया, ठीक है। और n³ चला जाएगा ऊपर, Z² नीचे। तो जो नया फॉर्मूला आपको मिला फोर्थ वाला, दैट इज द फॉर्मूला फॉर टाइम पीरियड। अगेन दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। अगर आपसे टाइम पीरियड पूछा जाएगा, ठीक है, कि फर्स्ट ऑर्बिट में इतना टाइम पीरियड है, तो बताओ फिफ्थ ऑर्बिट में कितना होगा, या nth ऑर्बिट में कितना होगा। हाइड्रोजन में इतना है, तो बताओ लिथियम 2+ में कितना होगा, या बेरिलियम 3+ में कितना होगा। तब आप ये वाली बात करिए, ठीक है। बोलिए, लिख लीजिए। अगर आपको समझ चाहिए, मैं आपको 1 मिनट देता हूं। असद सर, असद सर, असद सर। जी सर। हाँ, जी सर। इस वाली क्लास में तो कोई दिक्कत नहीं हो रही ना टेक्निकल? जी नहीं, यहाँ तो एकदम सब फाइन है, फर्स्ट क्लास है। तो सब सही चल रहा है। दैट मींस उस वाली क्लास में ही दिक्कत है ना? जी जी। तो उस वाली क्लास में आदमी को बुलाइए, टेक्निकल वाले आदमी को। आपने बोला क्या? जी जी जी, अभी वो ऐसे कर रहे हैं कि वो लैपटॉप में डायरेक्ट करा दे रहे हैं। अभी अच्छा, बाद में जो है टीवी से कनेक्ट करने से क्या होता है कि ईगो होने लगता है। तो एक बार वो टेक्निकल वाले आदमी को बुलाइए, अजमल सर को बोलिए कि वो एक बार उसको थोड़ा जी जी मतलब बोलें, सही कर दें। जी क्योंकि ये वाली क्लास में तो आई थिंक आवाज भी आपकी भी ज्यादा क्लियर है। जी उस वाली क्लास में आप बोल रहे थे तो आपका आवाज भी क्लियर नहीं था जी मेरे को। तो आई थिंक ये टेक्निकल फॉल्ट है, तो इसको अपन लोग सॉल्व कर सकते हैं। तो आप मतलब अपने लेवल पे, वहीं लोकल लेवल पे जो टेक्निकल सपोर्ट वाली टीम है उसको बुला के बोलिए, जिसने ये सारा सेटअप लगाया है। बिल्कुल बिल्कुल जी। ओके सर, ओके थैंक यू। हाँ, तो किसी को कोई भी दिक्कत है इसमें बताइए, टाइम पीरियड में। जो आदमी आज 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 जो, हाँ बोलिए। नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, जो आदमी आज ज्वाइन किए अबू जफर चौधरी जी, तो आप पूरी कोशिश करिए, ठीक है। ये वैसे भी जो चीज़ें चल रही हैं वो क्या कहते हैं, बहुत ही बेसिक है। एटम, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन आपने जरूर पढ़ा होगा क्लास 9-10 में। फिर भी मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा कि एक बार आप अभी असद सर से कॉल कर लीजिएगा क्लास के बाद, और उनसे समझ लीजिएगा भाई क्या क्या करना है आपको, ठीक है। और उनसे वीडियो लेक्चर की लिंक्स ले लीजिएगा, ठीक। वो आपकी हेल्प करेंगे और आपको बिल्कुल इससे फायदा होगा। ओके, ओके सर। अभी आप जितना समझ सकते हैं, जितना आपके आप समझ पा रहे हैं उतना कर लीजिए, नो प्रॉब्लम, ठीक। चलिए, इतना क्लियर हुआ सबको? चलिए तो आगे बढ़ते हैं। तो ये हो गया आपका टाइम पीरियड। ओके, चलिए। सो टाइम पीरियड में कोई दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए, दिस इज टाइम पीरियड, ठीक। आगे बढ़ते हैं। अगला, अब जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है एनर्जी कैलकुलेशन। इसमें थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा, तो आप लोग एकदम एकदम मतलब कंसंट्रेट होकर सुनिएगा इसको, ठीक है। क्योंकि ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, आगे की पूरी दुनिया एनर्जी पे ही डिपेंड करने वाली है, ठीक है। तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, तो इसको थोड़ा ध्यान से सुनिए। एनर्जी, तो जब एनर्जी की बात आती है तो आपके हिसाब से, आप खुद मतलब थोड़े बहुत तो आपने एनर्जी के बारे में पढ़ाई होगा चीजें, आप बताइए, अगर मेरा इलेक्ट्रॉन किसी भी मतलब हाइड्रोजन लाइक एटम के nth ऑर्बिट में है और vn स्पीड से मूव कर रहा है, आप मेरे को बताइए कि इसमें कौन कौन सी एनर्जी होनी चाहिए। तो सबसे बेसिक बात, कोई भी चीज जो चलती है, कोई भी m मास का पार्टिकल अगर v स्पीड से चल रहा है, तो एक एनर्जी तो आप बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, क्या होती है? काइनेटिक एनर्जी होती है, नहीं? हाँ, तो काइनेटिक एनर्जी तो होनी होनी है। और काइनेटिक एनर्जी कितनी होती है? हमेशा फिक्स फॉर्मूला है, हाफ mv² के बराबर, ठीक है। दैट मींस मेरे इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी nth ऑर्बिट में? मैं nth ऑर्बिट क्यों बोल रहा हूं बार बार? हम लोग जनरल वैल्यूज निकाल रहे हैं, ठीक है। अगर मैं फर्स्ट ऑर्बिट की ही बात करता
तो भैया फिर मतलब सेकंड ऑर्बिट का आंसर मैं नहीं निकाल सकता था, ठीक है। तो इसलिए जो भी काम अपन लोग कर रहे हैं, चाहे रेडियस हो, चाहे वेलोसिटी हो, चाहे टाइम पीरियड हो, चाहे फ्रिक्वेंसी हो, हम जनरल एटम में और जनरल ऑर्बिट में कर रहे हैं, ठीक है। z फिक्स नहीं है और n फिक्स नहीं है, ठीक है। तो हमें जो रिजल्ट मिल रहे हैं वो मोस्ट जनरल रिजल्ट है। दे आर वैलिड फॉर ईच एंड एवरी ऑर्बिट फॉर हाइड्रोजन लाइक एटम, इसलिए हम nth ऑर्बिट में ही हर बार बात करते हैं, ठीक है। तो nth ऑर्बिट में अगर मेरा इलेक्ट्रॉन घूम रहा है न्यूक्लियस के चारों तरफ, रेडियस rn है, मतलब ऑर्बिट की रेडियस, और उसकी स्पीड vn है, तो एक तो काइनेटिक एनर्जी उसके ऊपर होना ही होना है। कितना होना है? हाफ mv² के बराबर, मतलब हाफ मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इनटू वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन के स्क्वायर के बराबर। तो ये तो होगा ही होगा, समझ में आ रही बात? ये एनर्जी तो हमेशा होगी। अब बात करते हैं दूसरी एनर्जी की। तो दूसरी एनर्जी के लिए मुझे फिजिक्स का यूज करना पड़ेगा, फिजिक्स, ठीक है। तो फिजिक्स का इस्तेमाल मैं कैसे करूंगा? क्योंकि भैया ये भी एक चार्ज है, ये जो न्यूक्लियस है दैट इज अ चार्ज इक्वल टू Ze, और जो इलेक्ट्रॉन है वो भी एक चार्ज है दैट इज इक्वल टू E-। ये पॉजिटिवली चार्ज्ड है, ये नेगेटिवली चार्ज्ड है। तो फिजिक्स में मैंने आपको जैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बताया, उसी तरीके से इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी डिफाइन होती है। तो वो क्या डिफाइन होती है कि अगर दो चार्ज हैं Q1 एंड Q2, जिनके बीच की डिस्टेंस है अगर r, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी डिफाइन होती है K Q1 Q2 अपॉन r। समझ में आ रही बात? इसको मैं प्रूव करके आपको दे सकता हूं, लेकिन इसका डेरिवेशन जो है वो फिजिक्स वाले सर बताएंगे। फिजिक्स में मुझे नहीं उस मतलब उस डायमेंशन में मुझे नहीं जाना है, मुझे ये चाहिए, इसलिए मैं आपको बता रहा हूं, ठीक है। अब प्रूफ कैसे करेंगे? प्रूफ के लिए आप अपने बचपन को याद करिए। आपने क्लास 9 से चीज बार बार पढ़ी होगी कि सेम चार्ज रिपेल ईच अदर एंड अपोजिट चार्ज अट्रैक्ट ईच अदर। आप सभी लोग जानते हैं बात कि अगर मैं पॉजिटिव को पॉजिटिव के सामने लेके आऊंगा तो वो रिपेल करेंगे, अपने बीच की डिस्टेंस को बढ़ाना चाहेंगे अपने आप। अगर मैं पॉजिटिव के सामने नेगेटिव को लेकर आऊंगा तो वो अट्रैक्ट करेंगे एक दूसरे को, मतलब उनके बीच की डिस्टेंस अपने आप कम होगी। सब लोग जानते हैं बात, सबने रटा होगा, सबको पता है कि सेम चार्जेस रिपेल ईच अदर एंड अपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर, है कि नहीं? इस पर्टिकुलर हाँ, इस पर्टिकुलर क्या कहते हैं आइडिया के पीछे जो मेन रीजन है वो है पोटेंशियल एनर्जी, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी, जो इस फॉर्मूले से प्रूव होता है। कैसे? अगर आपके पास सेम चार्जेस हैं तो या तो Q1 और Q2 दोनों पॉजिटिव होंगे या Q1 और Q2 दोनों नेगेटिव होंगे। सोचिए, पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव इज ऑल्सो पॉजिटिव एंड नेगेटिव इंटू नेगेटिव इज ऑल्सो पॉजिटिव। आप जानते हैं 2 इंटू 5 भी 10 है और -2 इंटू -5 भी क्या है? 10 ही है। 10 है। दैट मीन्स जब सेम चार्ज होते हैं तो पोटेंशियल एनर्जी हमेशा क्या आती है? पॉजिटिव। समझ में आ रही बात? और कोई भी चीज पॉजिटिव है तो अगर मैं उसको मिनिमाइज करना चाहता हूं तो मुझे क्या करना पड़ेगा? मुझे न्यूमरेटर को घटाना पड़ेगा और डिनोमिनेटर को बढ़ाना पड़ेगा। मतलब अगर मैं स्टेबिलिटी चाहता हूं इस सिस्टम की जिसमें सेम चार्जेस हैं तो मैं हमेशा चाहूंगा कि उनके बीच की डिस्टेंस बढ़े, क्योंकि अगर डिनोमिनेटर बढ़ेगा तो आपकी पोटेंशियल एनर्जी घट जाएगी। अगर पोटेंशियल एनर्जी घट जाएगी तो स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी। यही तो रीजन है कि सेम चार्ज एक दूसरे से दूर जाना चाहते हैं, क्योंकि वो अपने बीच की पोटेंशियल एनर्जी को मिनिमम करना चाहते हैं। समझ में आ रही बात? बोलिए, क्लियर? ठीक? यस सर। हाँ, सिमिलरली दो अपोजिट चार्ज एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। क्यों? क्योंकि अगर Q1 पॉजिटिव है और Q2 नेगेटिव है, या Q1 नेगेटिव है Q2 पॉजिटिव है, तो जब इन दोनों के बीच में मल्टीप्लाई होगा तो पोटेंशियल एनर्जी हमेशा क्या आएगी? प्लस इंटू माइनस हमेशा क्या होता है? माइनस। होता है नहीं? ठीक, पता है सर। हाँ, तो पोटेंशियल एनर्जी अब नेगेटिव में है, तो नेगेटिव में कम होने का मतलब क्या है? नेगेटिव में कम होने का मतलब है कि नंबर लाइन से 0 से ये -1 है, ये -2 है, इस डायरेक्शन में घट रहा है। मतलब नेगेटिव में वैल्यू बढ़ने का मतलब घटना होता है। मेरी बात समझ में आई? -4 इज लेस देन -3 एंड -3 इज लेस देन -2। तो अगर मैं इस केस में पोटेंशियल एनर्जी को डिक्रीज करना चाहता हूं तो मेरे ऊपर बाउंडेशन क्या है? मैं डिनोमिनेटर को घटाऊंगा, तो उससे क्या होगा? ओवरऑल जो पोटेंशियल एनर्जी है वो नेगेटिव में बढ़ेगा। समझ में आ रही बात? नेगेटिव में बढ़ने का मतलब घटना।
पहले -5 था, मैंने डिस्टेंस और कम कर दिया, -10 हो गया, मैंने डिस्टेंस और भी कम कर दिया, -20 हो गया। समझ में आई बात? तो -20 इज वेरी लेस देन -5। ओके, समझ में आ रही बात? तो इस केस में पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीमेंट होता है अट्रैक्शन के थ्रू। यही रीजन है कि सेम चार्ज रिपेल करते हैं और अपोजिट चार्ज अट्रैक्ट करते हैं। जो बचपन से आप लोग रटते आ रहे हैं उसका प्रूफ है। अगर मैं ये बात प्रूव कर पा रहा हूं तो अब आपको मेरी बात मान लेनी चाहिए कि इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला ये होता है। ठीक है, नोट कर लीजिए, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये फिजिक्स का पार्ट है। फिजिक्स वाले सर आपको इसके बारे में और भी चीजें बताएंगे। ठीक है, केमिस्ट्री में मेरे को जितना चाहिए मैं तो बस कॉपी पेस्ट मारता जा रहा हूं और आपको बेसिक आइडिया देता जा रहा हूं। अगेन मैं बार बार बोल रहा हूं कि अगेन ये सारी चीजें मेरे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, मेरे लिए इंपॉर्टेंट है जो फॉर्मूला बन के आएगा एनर्जी का। समझ में आ रही बात? अगेन मैं बोल रहा हूं। तो Yes, अगर sir. मैथमेटिक्स में आपको दिक्कत होती है तो आप उस दिक्कत को अपने दिल पे मत लीजिए। मैथमेटिक्स इज नॉट रिक्वायर्ड, व्हाट इज रिक्वायर्ड? द फाइनल रिजल्ट्स। ठीक है, लेकिन हाँ, अगर आप फाइनल रिजल्ट तक खुद से पहुंच सकते हैं समझ के, तो फिर आप एक बहुत ही आइडियल स्टूडेंट बन जाएंगे। इसलिए मेरा रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है कि मैं आपको बताऊं कि कैसे आया, कैसे चीजें हुई। ठीक है, बट अगर आपको ये चीजें डिफिकल्ट लग रही हैं, टीडियस लग रही हैं, तो डीमोटिवेट होने की आवश्यकता नहीं है। आप फाइनल रिजल्ट पे ही ध्यान दीजिए। तो अभी तक मैंने 4 रिजल्ट्स निकाले हैं बोर्ड मॉडल के, एक रेडियस वाला, एक वेलोसिटी वाला, एक फ्रीक्वेंसी वाला, एक टाइम एक पीरियड energy वाला। वाला, और अभी मैं एनर्जी वाला निकाल रहा हूँ। 5वां रिजल्ट ही आएगा। ठीक है, Yes, sir. हाँ, तो इसको आप नोट कर लीजिए, इसको आपको समझ में आना चाहिए। किसी को कोई भी दिक्कत है समझने में, बताए। सर एक बार फिर से समझा दीजिए। भाई 2 टाइप की एनर्जी है। एक एनर्जी है काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू क्या होती है? हाफ mv²। वो तो पता है ही आपको, काइनेटिक एनर्जी का सीधा फॉर्मूला होता है। बस एक नया फॉर्मूला जो आपको यूज करना है वो है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी का। और इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी कितनी होती है? अगर चार्ज आपका Q1 है, Q2 है और 2 चार्ज के बीच की डिस्टेंस r है, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी होती है k Q1 Q2 अपॉन r। बस, तो ये फॉर्मूला हम यूज करेंगे ताकि पोटेंशियल एनर्जी मिल जाए। ये फॉर्मूला हम यूज करेंगे ताकि काइनेटिक एनर्जी मिल जाए। इन दोनों को हम जोड़ देंगे तो मुझे टोटल एनर्जी मिल जाएगी। ठीक है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन के पास जो nth ऑर्बिट में घूम रहा है उसके पास 2 ही एनर्जी है, एक काइनेटिक एनर्जी और दूसरी पोटेंशियल एनर्जी। कौन भाई साहब थे? क्लियर है भाई साहब? यस सर, क्लियर है। हाँ, बस तो इतनी सी बात है। ठीक, ज्यादा लोड नहीं लेना है। ठीक है, ज्यादा लोड लेने वाले लोग दब जाते हैं अपनी लोड के नीचे। क्लियर? आराम से ये होता है। ठीक है, आपने 1 2 3 4 तो याद किया ही था ना कभी जीवन में, वैसे ही अभी के लिए आप मान लीजिए कि पोटेंशियल एनर्जी इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी k Q1 Q2 अपॉन r होता है। ठीक, फिजिक्स वाले सर आपको डिटेल में पढ़ाएंगे इसके बारे में, क्योंकि वहां पे पूरा चैप्टर ही है क्लास 12 में, फर्स्ट चैप्टर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, वहां पे सब चीजें पढ़ाई जाएंगी। डोंट वरी, कुछ नहीं होगा। ठीक, अगर आप लोगों ने लिख लिया है तो बताइएगा, मैं आगे बढ़ूंगा फिर। हाँ सर, लिख लिया। ओके रोहिना जी, आगे बढ़ते हैं। चलिए सर clear कर सर दो। हाँ बोलिए। लिख लेते, थोड़ा बाकी है सर। हाँ लिख लिख लो लिख लो। डन सर। ओके, चलिए। सो
इतना आपको क्लियर होना चाहिए कि एनर्जी दो टाइप की है। इस डिस्कशन से इतना तो पता चल गया सबको कि इलेक्ट्रॉन के पास दो टाइप की एनर्जी है। एक एनर्जी है काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी कभी नेगेटिव नहीं होता है, ये बात आपको पता होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि ना ही कभी मास नेगेटिव होता है और ना ही कभी किसी चीज का स्क्वायर नेगेटिव होता है। तो काइनेटिक एनर्जी हमेशा पॉजिटिव आएगी, ये बात पक्का है, ठीक है। लेकिन इस केस में ये है पॉजिटिव चार्ज, ये है नेगेटिव चार्ज। पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज की जो पोटेंशियल एनर्जी आएगी वो हमेशा नेगेटिव आएगी, क्योंकि वो हो गया एक प्लस और एक माइनस। तो पोटेंशियल एनर्जी विल ऑलवेज बी नेगेटिव। इतनी बात क्लियर हो रही सबको? ठीक है। Yes, sir. काइनेटिक एनर्जी पॉजिटिव, पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव। चलिए अगले पेज पे जाते हैं, देखते हैं क्या है उसमें। अगले पेज पे अब एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन की बात, अगेन सेम चीज। तो मेरे पास क्या है? मेरे पास एक वही सेम न्यूक्लियस है जिसका एटॉमिक नंबर Z है, हाइड्रोजन लाइक एटम है, सिंगल इलेक्ट्रॉन है, मान लेते हैं सिंगल इलेक्ट्रॉन nth ऑर्बिट में है, जिसकी रेडियस Rn है, स्पीड Vn है। तो अगेन क्या लिख सकता हूं मैं? टोटल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन प्लस पोटेंशियल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, लिख सकता हूं ऐसे, कोई दिक्कत नहीं किसी को। अब काइनेटिक एनर्जी किसके बराबर होगी? हाफ मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इनटू वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन का स्क्वायर होनी चाहिए, बिल्कुल सही बात है, ठीक है। और पोटेंशियल एनर्जी किसके बराबर होगी? के, ये है के कांस्टेंट, Q1 मतलब न्यूक्लियस का चार्ज, Q2 मतलब इलेक्ट्रॉन का चार्ज। मैंने जानबूझ के माइनस लगाया क्योंकि जो प्रोटॉन मतलब जो न्यूक्लियस का चार्ज है वो पॉजिटिव है और इलेक्ट्रॉन का चार्ज है वो नेगेटिव है। मतलब ये बताना पड़ेगा आपको कि पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव है, डिवाइड बाय Rn क्या है? डिस्टेंस। ठीक है, समझ में आई बात? अब ये जो चीजें हैं ये चीज एकदम अलग ही है, इसमें Vn आ रहा है, ये चीज एकदम अलग ही है, इसमें Rn आ रहा है। अगर मुझे इन दोनों चीजों को रिलेट करना है, अगर मुझे इन दोनों चीजों को कंबाइन करना है, तो मुझे भी कोई ऐसा रिलेशन ढूंढना चाहिए जो Vn और Rn के बीच में हो। समझ में आ रही बात है, नहीं आ रही है? तो वो रिलेशन कहां से मैं लेके आऊंगा? वो रिलेशन मैंने पहला रिलेशन बनाया ही था कि इस जो इलेक्ट्रॉन है, लिख के दिखाता हूं। तो वो रिलेशन मैंने जो सबसे पहले आपको बताया ही था कि ये जो इलेक्ट्रॉन है इसके ऊपर एक फोर्स लग रहा है इलेक्ट्रोस्टैटिक वाला, ठीक है, और दूसरा लग रहा है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। तो इन दोनों फोर्स को क्या होना चाहिए? अगर इलेक्ट्रॉन को अपने पाथ पे चलना है Vn स्पीड से me मास को, तो उसे ये दोनों फोर्स क्या होने चाहिए? इक्वल एंड अपोजिट। तो ये पहला जो रूल था किसका? बोर्स मॉडल का, वो यही तो था, इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन फोर्स शुड बी सेम एज व्हाट? द सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन फोर्स कितना आया था? K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कितना होता है सर्कुलर मोशन में? M V स्क्वायर बाई R। आप देख सकते हैं एक Rn कैंसिल हो जाएगा। फॉर्मूला क्या मिलेगा आपको? मैं कलर चेंज कर देता हूं ताकि डिफरेंस को नोट कर पाए, तो ग्रीन कर देता हूं कलर। तो इससे आपको क्या मिला? इससे आपको मिला K Q1 Q2 अपॉन Rn, क्योंकि एक Rn कैंसिल हो गया। ये चीज क्या रिप्रेजेंट कर रही है? ये चीज रिप्रेजेंट कर रही है माइनस ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। और MeVn स्क्वायर में मैं 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूं और 2 से डिवाइड कर देता हूं ताकि ये ब्रैकेट के अंदर वाली चीज क्या बन जाए? काइनेटिक एनर्जी। तो इस फॉर्मूले से या इस सिंपल सी एनालिसिस से मुझे पता चल रहा है कि माइनस ऑफ पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ काइनेटिक एनर्जी। दैट मींस किसी भी इलेक्ट्रॉन की पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी से दोगुनी होती है और नेगेटिव होती है। सो दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट रिजल्ट दैट आई हैव गॉट। इसमें किसी को कोई भी डाउट हो जरूर पूछे, ये समझने वाली चीज है, ये रटने वाली चीज नहीं है। दैट मींस मेरे इलेक्ट्रॉन के पास दो चीजें हैं, एक तो काइनेटिक एनर्जी है, एक पोटेंशियल एनर्जी है। अगर उसकी काइनेटिक एनर्जी x है तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी -2x है, ठीक है। तो टोटल एनर्जी तो -x ही बचेगी, ठीक है। जैसे मेरी एनर्जी काइनेटिक एनर्जी है 10 जूल, लेकिन मेरी पोटेंशियल एनर्जी है -20 जूल, तो मेरी टोटल एनर्जी कितनी हो गई? -10 जूल, ठीक है। वही चीज है, ओके। तो इस बेसिक से मतलब एनालिसिस से आपको पता चला कि पोटेंशियल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन is always equal to 2 times with a negative sign of the kinetic energy of electron. Clear? बोलिए, open for discussion.
बताइए। सर रिलेशन बिटवीन पोटेंशियल एंड काइनेटिक एनर्जी एक बार रिपीट कर सकते हैं? देखिए, ये जो फॉर्मूला है, ये कोई नया फॉर्मूला तो है नहीं। इसी फॉर्मूले से हमने वी एन और आर एन निकाला था। एक इक्वेशन ये थी और दूसरी थी एम वी आर इज इक्वल टू एन एच अपॉन 2 पाई। उन दोनों को सॉल्व करके हमें मिला था आर एन इज इक्वल टू आर नॉट एन स्क्वायर बाई जेड एंड वी एन इज इक्वल टू वी नॉट जेड बाई एन। ठीक है, तो ये इक्वेशन वास्तव में कहाँ से आई? उसी चीज से कि जो इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन फोर्स है दैट इज इक्वल टू सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन फोर्स कितना होता है? के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। एंड सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कितना होता है? एम वी स्क्वायर अपॉन आर। ठीक है, इसी चीज में मैंने आर एन, क्योंकि यहाँ आर एन स्क्वायर है, यहाँ आर एन है, तो ये आर एन इस आर एन स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा। तो मुझे जो चीज मिली उसको अगर मैं एनालाइज करूं तो वो किसके बराबर है? इसी के बराबर तो है ये। अब आर एन स्क्वायर नहीं है, आर एन है, तो ये चीज किसके बराबर है? माइनस ऑफ पोटेंशियल एनर्जी के बराबर। और सामने जो चीज मिली वो क्या है? वो 2 टाइम्स ऑफ काइनेटिक एनर्जी के बराबर है। दैट मींस ये लेफ्ट साइड हो गया माइनस पोटेंशियल एनर्जी, राइट साइड हो गया 2 टाइम्स ऑफ काइनेटिक एनर्जी। दैट मींस पोटेंशियल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू -2 टाइम्स ऑफ काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन। इतनी सी बात है। ठीक है, ओके मैडम? यस सर। तो अगेन मैं इसको डिलीट कर देता हूं। अब आप इसको बिल्कुल लिख सकते हैं जो मैंने समझाया आपको। ठीक है, लिख लिया आपने? जो लोग इकट्ठे बैठे हैं क्लासरूम में, बोलिए, कोई दिक्कत आ रही है आप लोगों को? सवाल पूछिए। हाँ भाई, जिसके हाथ में माइक है बोलो, माइक का इस्तेमाल करो भाई। पूछ क्यों नहीं रहे हो? कुछ पूछो। क्या है? पोटेंशियल एनर्जी का फाइनल फॉर्मूला निकाला था पहले। धीमे धीमे बोलो, धीमे धीमे बोलो। पोटेंशियल एनर्जी का हाँ, वो पहले फॉर्मूला निकाला था, वो थोड़ा दिखाइए ना। इसमें आर अच्छा। स्क्वायर है। अरे भाई देखो, खाता हूँ। देखो, पोटेंशियल एनर्जी में आता है आर। हाँ, ठीक है, और जो फॉर्मूला हमने यूज किया है शुरुआत में उसमें होता है, देखो, आर स्क्वायर। ये तो था। तो ये देखो, ये आर स्क्वायर है, ये आर है। यही तो फॉर्मूला है फर्स्ट पेज। आज की क्लास की शुरुआत यही से तो हुई। रिकैप हमने यही तो किया था कि हमारा इलेक्ट्रॉन जो मूव कर रहा है nth ऑर्बिट में, उसके ऊपर जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है दैट इज सेम एज व्हाट? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कितना आया था? के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कितना आया था? एम वी स्क्वायर बाई आर एन। आया था या नहीं? ठीक। अब पोटेंशियल एनर्जी में तो आर स्क्वायर नहीं है, लेकिन इस फॉर्मूले से ही तो पता चल गया, क्योंकि ये आर एन और ये आर स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा ना। तो जैसे ही आर एन और आर स्क्वायर कैंसिल हो जाएंगे, ये चीज फिर ओवरऑल क्या क्या रह जाएगी? माइनस ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। समझे? और ये चीज क्या बन जाएगी? एम वी स्क्वायर। ये है 2 गुना किसके? हाफ एम वी स्क्वायर के। मतलब ये हो गया 2 टाइम्स ऑफ काइनेटिक एनर्जी। क्लियर? ओके, तो हमने इस इक्वेशन का इस्तेमाल करके और फाइनली अपना जो मतलब टोटल एनर्जी निकालने का फॉर्मूला था वो बनाने की कोशिश हम लोग कर रहे हैं। क्लियर है? बोलिए, क्लियर? यस। चलिए, तो अब आप लोग काफी इंटेलिजेंट हो गए है कि नहीं? आप लोग इतनी सारी चीजें समझ गए, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी और पता नहीं क्या क्या फॉर्मूले आपने बना लिए। तो बस आप लोग खुश होना चाहिए, कितनी सारी चीजें आपको आने लग गई है। आगे बढ़ते हैं। तो हमें ये पता चल गया कि पोटेंशियल एनर्जी सर -2 लिखना टाइम। थोड़ा बाकी है। ओके मैडम, ऐसे ही बोलते रहिए, अच्छा लग रहा है मेरे को। जब तक आप लोग बोलते नहीं है ना, तब तक लगता है अजीब सा, पता नहीं क्या दिक्कत चल रही है, क्या सोच रहे हैं आप लोग, है ना?
खत्म हो गया सर। ओके भाई, बाकी लोगों का खत्म हो गया। Yes, sir. चलिए चलिए, तो अब टोटल एनर्जी का फॉर्मूला बना लेते हैं भैया साहब। ये है ये वाला पेज। चलिए तो आ जाते हैं वापस से टोटल एनर्जी के फॉर्मूले पे। भाई कहाँ घुस जाते हैं लोग। चलो हो गया। हाँ तो देखिए, टोटल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या था, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। और अभी अभी हमने प्रूव किया कि पोटेंशियल एनर्जी इलेक्ट्रॉन का होता है -2 टाइम्स ऑफ काइनेटिक एनर्जी। दैट मींस टोटल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन कैन बी रिटन एज काइनेटिक एनर्जी -2 टाइम्स ऑफ काइनेटिक एनर्जी। दैट मींस ओवरऑल काइनेटिक एनर्जी के टर्म्स में लिख सकता हूँ माइनस ऑफ काइनेटिक एनर्जी, एंड पोटेंशियल एनर्जी के टर्म्स में लिख सकता हूँ पोटेंशियल एनर्जी डिवाइड बाई 2। ठीक है, ओके, क्योंकि माइनस ऑफ काइनेटिक एनर्जी इज व्हाट, माइनस ऑफ काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी डिवाइड बाई 2। ठीक है, तो क्लियरली आप समझ सकते हैं जो मैं आपको बोल रहा हूँ वो क्या है कि भाई टोटल एनर्जी इलेक्ट्रॉन की, देखो समझने वाली चीजें क्या है, इसका इन्फ्रेंस, सर रिजल्ट क्या है। रिजल्ट ये है कि इलेक्ट्रॉन चाहे मूव भी कर रहा हो फिर भी उसकी टोटल एनर्जी नेगेटिव है। क्यों नेगेटिव होनी चाहिए, क्योंकि अगर एनर्जी नेगेटिव नहीं है दैट मीन्स इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के दबाव में काम नहीं कर रहा है। आप समझिए, आपकी एनर्जी नेगेटिव होने का मतलब क्या है, आप मेरे से बंधे हुए हो। ठीक है, मतलब जब तक मैं आपको ना छोड़ूं तब तक मैं आपसे बोलूं है बैठो यहाँ पे, आपको बैठना पड़ेगा। दैट मीन्स आई एम हैविंग अ इन्फ्लुएंस ऑन यू, यू आर अ पार्ट ऑफ माई सिस्टम। ठीक है, ऐसा समझिए। सो इलेक्ट्रॉन इज अ पार्ट ऑफ न्यूक्लियस का जो सिस्टम है, न्यूक्लियस के तो चक्कर लगा रहा है, समझ में आई बात। तो इलेक्ट्रॉन की एनर्जी, नो डाउट आपको लग रहा है कि वो मूव कर रहा है, उसकी एनर्जी है, बट उसकी एनर्जी नेगेटिव में है। नेगेटिव में होने का मतलब क्या है, वो बाउंडेड है, वो न्यूक्लियस के इन्फ्लुएंस में ही काम करता है। समझ में आ रही बात, क्लियर है, बोलो ओके। जिस दिन इलेक्ट्रॉन की एनर्जी 0 हो जाएगी मतलब उस दिन उसका न्यूक्लियस का उसके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं है, और जब 0 हो जाएगी दैट मीन्स इलेक्ट्रॉन फ्री हो गया, छूट गया, आयनाइज हो गया। ठीक है, तो यही तो होता है, आप इलेक्ट्रॉन को एनर्जी देते हो तो वो न्यूक्लियस से दूर जाता जाता है, और जैसे जैसे दूर जाएगा एक ऐसा टाइम आएगा जब उसकी एनर्जी 0 हो जाएगी, वो उस न्यूक्लियस को छोड़ के चला जाएगा। तो फ्री इलेक्ट्रॉन का सिस्टम ही यही है। ओके, तो इलेक्ट्रॉन की एनर्जी न्यूक्लियस के जितने करीब है उतनी ज्यादा नेगेटिव है, जैसे जैसे वो दूर जाएगा नेगेटिव में एनर्जी घटती जाएगी। एक टाइम ऐसा आएगा जब वो 0 हो जाएगी, जिस दिन 0 हो गई मतलब इलेक्ट्रॉन रिलीज हो गया, आयनाइज हो गया। समझ में आ रही बात, ओके क्लियर। तो इलेक्ट्रॉन की एनर्जी बाय डिफॉल्ट ही नेगेटिव आनी चाहिए थी। ओके, एक मिनट रुकिएगा। हाँ, तो मैं आपको वही समझा रहा था। क्या था भाई कि टोटल एनर्जी तो इलेक्ट्रॉन की नेगेटिव ही होनी है, क्योंकि अगर इलेक्ट्रॉन सिस्टम का पार्ट है तो उसके ऊपर बाउंडेशन है, उसकी टोटल एनर्जी कभी पॉजिटिव या 0 नहीं हो सकती। जिस दिन उसकी एनर्जी 0 होगी वो हम बोल देंगे कि अब वो एटम का पार्ट नहीं है। ठीक है, मैं आपके ऊपर भी यही सेम बाउंडेशन लगा सकता हूँ। सोचिए, जैसे मैं आपको बहुत ही बेसिक सा एग्जाम्पल देता हूँ, एनर्जी मतलब पैसा। लेट अस अज्यूम एनालॉजी, ठीक है, आपने सपोज दैट मेरे से 1000 रुपए उधार लिए हैं, तो आपकी एनर्जी कितनी है मेरे रिस्पेक्ट में, -1000। ठीक है, तो मैं ऑफकोर्स -1000 पे आप मेरे से इतने दूर हैं, आपने मेरे से 1000 रुपए और उधार ले लिए, तो मैं आपको और कस के अपने पास रखूंगा कि हाँ भाई 2000 अब निकालो। ठीक है, मैंने आपसे 5000 रुपए ले लिए, आपने मेरे से 5000 रुपए लिए, आप और क्लोज हो मेरे,
मतलब आपकी एनर्जी मेरे रिस्पेक्ट में घटती जा रही है, नेगेटिव में है आपकी एनर्जी। ठीक है, अगर आपको मेरे सिस्टम से दूर जाना है, सिस्टम को छोड़ना है, तो आपको सारा उधार चुकाना पड़ेगा ना भाई। ठीक है, दैट मीन्स वो -5,000 रुपया जो आपने लिया है मेरे से, 5,000 रुपया दीजिए और फ्री हो जाइए, भाग जाइए। ठीक है, लेकिन जब तक मेरा उधार आपके ऊपर है तब तक मैं आपको नहीं छोड़ने वाला। ये है न्यूक्लियस, तो मैं हूं न्यूक्लियस, आप है वो इलेक्ट्रॉन जिसने उधार लिया है मेरे से। समझ में आ रही बात है, नहीं आ रही है? तो ऐसे समझिए। ओके, तो इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के जितने क्लोज होता है उसकी एनर्जी नेगेटिव में उतनी ही ज्यादा होती है। मतलब नेगेटिव में ज्यादा होना मतलब कम होती है। ठीक है, 0 से भी नीचे होती है। ठीक है, जिस दिन वो दूर जाता जाएगा, दूर जाता जाएगा एनर्जी ले लेके, जिस दिन वो उसकी एनर्जी 0 हो गई, मतलब वो अब न्यूक्लियस के प्रभाव में नहीं है। समझ में आई बात? क्लियर है? मतलब वो फ्री इलेक्ट्रॉन हो गया। फ्री इलेक्ट्रॉन की एनर्जी कितनी होती है? 0। ठीक है, समझ में आई बात? और उसके बाद अगर आपने उसे इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड लगा के और एनर्जी दी, तो फिर वो आपका मूविंग इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन गन जो होती है, जैसे अल्फा पार्टिकल को आप एक्सेलरेट करते हो, वो अलग चीजें हैं। वो आगे की फिजिक्स वाले सर आपको पढ़ाएंगे। मैं केमिस्ट्री वाला हूँ, उतनी फिजिक्स पढ़ा के क्या ही फायदा है कि नहीं? है कि नहीं? बाकी सब्जेक्ट के लिए भी थोड़ा मौका छोड़ देना चाहिए, है कि नहीं? चलिए, समझ में आया आपको? तो टोटल एनर्जी है नेगेटिव, और टोटल एनर्जी का जो फॉर्मूला निकल के आया वो है माइनस काइनेटिक एनर्जी या पोटेंशियल एनर्जी डिवाइड बाय 2। ठीक है, अब सबसे आसान फॉर्मूला कहां से निकलेगा? काइनेटिक एनर्जी से। तो मैं इसको बेसिस मान लेता हूं। तो टोटल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू माइनस ऑफ काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी क्या होगी? माइनस ऑफ हाफ me(V(n)²। और Vn का जनरल फॉर्मूला जो मैंने निकाला था सेकंड, उसको मैं यूज कर लूंगा यहाँ पे। Vn की जगह पे डाल दो तो क्या मिलेगा? माइनस हाफ ऑफ me, Vn की जगह पे लिखूंगा V0, तो V0 का स्क्वायर nz बाई n का स्क्वायर। लिख सकता हूं या नहीं? बोलिए। क्लियर? ठीक, तो ये हाफ me V0², ये पूरा का पूरा एक क्या है? कांस्टेंट है, तो उस कांस्टेंट को मैंने लिख दिया E0 और इसको अलग कर दिया तो z² बाई n²। दैट मीन्स किसी भी nth ऑर्बिट में किसी भी हाइड्रोजन लाइक एटम की जो एनर्जी है En, दैट इज इक्वल टू माइनस E0 z² बाई n²। और E0 की जो वैल्यू निकल के आती है, ये सारी वैल्यू डाल दो me V0 की। me की वैल्यू कितनी होती है? me की वैल्यू होती है 9.1 इंटू 10⁻31 किलोग्राम। V0 की वैल्यू कितनी होती है? 2.18 इंटू 10⁻6 मीटर पर सेकेंड। ये दोनों की वैल्यूज डाल दीजिए यहाँ पे, तो आपको E0 मिल जाता है। और E0 की वैल्यू मिलती है 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, जहां पे एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या है? 1.6 इंटू 10⁻19 जूल्स। समझ में आ रही बात? तो E0 की वैल्यू कितनी होती है? 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, ये जनरल फॉर्मूला है और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये 5वां नंबर हो गया आपका, 5वां फॉर्मूला। सोच लीजिए, समझ लीजिए, कोई दिक्कत है पूछ लीजिए। कोई कुछ कहना चाहता है? आपस में बातें बहुत कर रहे हो तुम लोग, बदतमीज हैं। आपस में बातें मत करो, मेरे से बात करो। हाँ, किसके हाथ में माइक है? मेरे से बात करो। लिख लिया सबने? कोई डाउट है किसी को? पूछिए।
है क्या? आगे बढ़ूं फिर मैं, आगे बढ़ सर। जाऊं? चलिए, सो बहुत ही क्लियरली आप देख पा रहे हैं कि जो टोटल एनर्जी का फॉर्मूला हमें मिला En, दैट इज इक्वल टू माइनस ई नॉट जेड स्क्वायर बाई एन स्क्वायर। तो अब इसके आगे अपन लोग चर्चाएं करेंगे इसके ऊपर। चलिए, कभी स्लो हो जाता है, कभी फास्ट हो जाता है, क्या चल रहा है? अरे 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 अरे, अरे कहाँ चले? धीमे धीमे जाओ, धीमे धीमे धीमे। अरे हाँ, देखो, तो ये आ गया आपके पास। तो जनरल फॉर्मूला जो हमने निकाला वो है En इज इक्वल टू ई नॉट माइनस ई नॉट जेड स्क्वायर बाई एन स्क्वायर। ई नॉट के जो वैल्यू निकल के आई वो है माइनस, मतलब 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर। इलेक्ट्रॉन वोल्ट की वैल्यू डाल दीजिए तो आपको जूल्स में मिल जाएगी, दैट मीन्स 13.6 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल्स। इतनी एनर्जी होती है ई नॉट की। एंड ई नॉट को अगर आप ढंग से देखें तो जेड की वैल्यू 1 कर दीजिए, एन की वैल्यू 1 कर दीजिए, तो जो आपको एनर्जी मिलेगी मतलब फर्स्ट ऑर्बिट में, हाइड्रोजन एटम के फर्स्ट ऑर्बिट में जो एनर्जी होती है वो -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है। ठीक है, तो जो इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन एटम के फर्स्ट ऑर्बिट में घूम रहा है उस इलेक्ट्रॉन की टोटल एनर्जी है -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स। ठीक है, और ये जो -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी है, आप क्लियरली देख सकते हैं कि जो एनर्जी का फॉर्मूला है उसके हिसाब से एनर्जी जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है एन स्क्वायर की। ठीक है, फॉर्मूला ही दिख रहा है आपको। दैट मीन्स आपको बचपन से आप जो पढ़ते आ रहे हो कि ऑर्बिट जो है, आपने 9th क्लास में फॉर्मूला बनाया होगा एटम का कि कार्बन एटम है, ठीक है, हाइड्रोजन एटम चिपक गया, CH4 बन गया, तो आपने सब कुछ सिमेट्रिकली बनाया होगा। जो लोग जितने ज़्यादा सिमेट्रिकल बनाएंगे उन लोगों को उतनी ज़्यादा नंबर मिलते हैं। बट आप समझिए इस बात को कि भैया सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है। आप अगर एनर्जी को निकालें, अगर मैं हाइड्रोजन एटम की बात करूं तो हाइड्रोजन एटम मतलब Z इज इक्वल टू 1। ठीक है, तो Z1 फिक्स कर दो आप यहाँ पे, तो अलग अलग ऑर्बिट में n इक्वल टू 1 में E1 कितना निकल के आया -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, n इक्वल टू 2 में E2 कितना निकल के आएगा -E0 1 स्क्वायर अपॉन 2 स्क्वायर, मतलब इतना। मतलब आप देख सकते हैं एनर्जी सीधा 4 गुने से घट गया सेकेंड ऑर्बिट, जबकि n इक्वल टू 3 में 9 टाइम से डिवाइड होगा और एनर्जी इतना आएगा। n इक्वल टू 4 में 16 टाइम से डिवाइड होगा और वो इतने के बराबर आएगा। ठीक है, तो हाइड्रोजन एटम के अंदर शुरुआत की कुछ ऑर्बिट्स की एनर्जी हमने इस फॉर्मूले से निकाली, तो वो एनर्जी इतनी इतनी आती है 13.6, 3.4, 1.5, 0.85। सिमिलरली फिफ्थ ऑर्बिट में निकालोगे तो उसमें और भी कम आएगी। ठीक है, आप देख सकते हैं वेरिएशन 1, 2, 3, 4 टाइप नहीं है। मतलब वेरिएशन ऐसा नहीं है कि इक्वी डिस्टेंस हो कि 1 के बाद 2 आएगा डिफरेंस 1 का ही रहेगा, फिर 3 आएगा डिफरेंस 1 का ही रहेगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप देख सकते हैं फर्स्ट ऑर्बिट और सेकंड ऑर्बिट में एनर्जी का गैप बहुत बड़ा है, अराउंड 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर है, लेकिन सेकंड और थर्ड में वही गैप अराउंड 1.9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर है। देखिए 10 टाइम्स के लगभग घट गया, मतलब 5 टाइम्स के लगभग। और थर्ड और फोर्थ ऑर्बिट में वो गैप केवल 0.65 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर है। दैट मींस यूनिफॉर्मिटी नहीं है एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन में। आर यू गेटिंग द पॉइंट? आप 1, 2, 3, 4 की तरह नहीं कर सकते। ओके, तो जो एनर्जी है, एनर्जी की जो प्रोफाइल है दैट इज नॉन यूनिफॉर्म। व्हाई? बिकॉज एनर्जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू n स्क्वायर। क्लियर है बात? कोई कुछ कहना चाहता है? बिल्कुल बोले। नहीं कहना चाहता है तो इस चीज को हम ग्राफिकली मतलब फिगर में ऐसे देख सकते हैं। देखिए, दिस इज द वेरिएशन ऑफ एनर्जी फॉर हाइड्रोजन एटम। देखिए, तो हाइड्रोजन एटम में नॉर्मली आपका इलेक्ट्रॉन कहाँ पाया जाएगा? एक ही इलेक्ट्रॉन है, एक ही इलेक्ट्रॉन है तो उसे फर्स्ट ऑर्बिट में होना चाहिए। फर्स्ट ऑर्बिट को ही हम बोलते हैं क्या? ग्राउंड स्टेट। ग्राउंड स्टेट मतलब जिस स्टेट में वो एग्जिस्ट करता है। तो अगर आपका इलेक्ट्रॉन फर्स्ट ऑर्बिट में है n इक्वल टू 1, तो उसकी एनर्जी कितनी है? 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर। ठीक है, अगर इलेक्ट्रॉन एनर्जी लेके हाइयर स्टेट में चला गया, मतलब एक्साइटेड स्टेट्स में चला गया, n इक्वल टू 2, 3, 4, 5, 6, इंफिनिटी। इंफिनिटी मतलब आयनाइज हो गया, क्योंकि इंफिनिटी पे एनर्जी क्या हो जाती है? 0। मैंने अभी भी समझाया, उधार चुकाइए आप फ्री है।
तो वही है फ्री इलेक्ट्रॉन का मतलब 0 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, मतलब आप 0 पे पहुंच चुके हैं, मतलब न्यूक्लियस का आपके ऊपर इन्फ्लुएंस नहीं है। क्लियर? सो सेकंड ऑर्बिट में एनर्जी कितनी है? -3.4, थर्ड में कितनी है? -1.5, फोर्थ में कितनी है? 0.85। आप देख सकते हैं जो गैप है एनर्जी का वो नॉन यूनिफॉर्म है, ये रेगुलर लाइंस नहीं है। मतलब आपको मैं जो समझाना चाहता हूँ वो ये बात है कि एनर्जी का प्रोफाइल ऐसा नहीं है रेगुलरली कि 1 2 3 4 ऐसे, ठीक है, ये नहीं है। एनर्जी का प्रोफाइल कैसे है? 1 और 2 के बीच में मैक्सिमम गैप है, 2 और 3 के बीच में और छोटा, 3 एंड 4 के बीच में और छोटा, 4 एंड 5 के बीच में और छोटा, इस टाइप से वेरिएशन है। सो वेरिएशन ऑफ एनर्जी इज नॉन यूनिफॉर्म, दिस इज इंपॉर्टेंट थिंग। समझ में आ रही बात? ओके, तो ग्राउंड स्टेट में अगर आपका इलेक्ट्रॉन है दैट मीन्स फर्स्ट ऑर्बिट में है, फर्स्ट ऑर्बिट से में अगर इलेक्ट्रॉन है तो उसकी एनर्जी कितनी है? 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये किसके लिए मैं लिख रहा हूं? हाइड्रोजन एटम के लिए, ठीक है। सेकंड ऑर्बिट, थर्ड ऑर्बिट आप देख सकते हैं गैप मैंने लिख रखा है 10.2, 1.9, 0.65, और आगे जाएंगे तो ये गैप और भी छोटा होता जाएगा। आप खुद सोच सकते हैं कि 5 से लेके इंफिनिटी तक की सारी ऑर्बिट्स के लिए एनर्जी गैप टोटल कितना है? 0.85। समझ में आई बात? जबकि फर्स्ट और सेकंड ऑर्बिट में एनर्जी गैप कितना था? 10.2। आप समझ पा रहे हैं कि धीमे धीमे लाइंस इतनी क्लोज हो जाएंगी, मतलब ऑर्बिट्स की एनर्जी इतनी कम हो जाएगी डिफरेंस में कि वो ऑलमोस्ट बराबर ही हो जाएंगी और इन्फिनिटी पे 0 हो जाती है एनर्जी। तो हम बोलते हैं कि इन्फिनिटी मतलब आपका जो एटम है वो आयनाइज हो गया। तो इसी चीज को हम बोलते हैं क्या? आयनाइजेशन एनर्जी। तो आयनाइजेशन एनर्जी कैसे डिफाइन होती है कि फर्स्ट ऑर्बिट में, क्योंकि आयनाइजेशन एनर्जी हमेशा कब डिफाइन होती है? ग्राउंड स्टेट पे। तो अगर कोई आपसे पूछता है कि व्हाट इज द आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन एटम, तो आपका कहना क्या है? आयनाइजेशन एनर्जी इज डिफाइंड फॉर ग्राउंड स्टेट, दैट मींस इलेक्ट्रॉन इज प्रेजेंट इन फर्स्ट ऑर्बिट। ठीक है, फर्स्ट ऑर्बिट में उसकी एनर्जी जितनी नेगेटिव में है उतनी एनर्जी आप दे दीजिए ताकि वो कहाँ पहुंच जाए? 0 पे, और वो फ्री हो जाए। तो जितनी एनर्जी उस इलेक्ट्रॉन की टोटल होती है उस ऑर्बिट में, उतना ही आप माइनस लगा दीजिए। ठीक है, जैसे मेरे फर्स्ट ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन की एनर्जी है -13.6, तो आयनाइजेशन एनर्जी कितनी होगी हाइड्रोजन की? +13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो ये जो मैंने डॉटेड लाइन बताई है वो आयनाइजेशन एनर्जी की लाइन है। कि आयनाइजेशन एनर्जी का मतलब क्या है? ग्राउंड स्टेट से कहाँ लेके जाना? 0 एनर्जी स्टेट में, मतलब फ्री इलेक्ट्रॉन। ठीक है, ओके। आयनाइजेशन एनर्जी के साथ ही साथ एक और टर्म होती है दैट इज नोन एज सेपरेशन एनर्जी, SE। समझिए इस बात को। सेपरेशन एनर्जी क्या कब डिफाइन होती है? सेपरेशन एनर्जी कभी भी ग्राउंड स्टेट में डिफाइन नहीं होती है। सेपरेशन एनर्जी डिफाइन होती है एक्साइटेड स्टेट में, मतलब आपका एटम पहले से ही कुछ एनर्जी खा चुका है और उसका इलेक्ट्रॉन अब ग्राउंड स्टेट में ना होके थर्ड ऑर्बिट में है या फोर्थ ऑर्बिट में है या सेकंड ऑर्बिट में है, मतलब एक्साइटेड स्टेट्स में। तो उस स्टेट से कितनी एनर्जी लगेगी ताकि वो इलेक्ट्रॉन फ्री हो जाए? तो उस स्टेट की एनर्जी के आगे माइनस लगाना पड़ेगा। ठीक है, जैसे इस केस में अगर मैं बोलूं कि थर्ड ऑर्बिट में आपका इलेक्ट्रॉन है, तो बताइए सेपरेशन एनर्जी कितनी हो गई? -E3 के बराबर। जैसे इस केस में एनर्जी है -1.5, तो सेपरेशन एनर्जी कितनी लगेगी? 1.5। समझ में आई बात? तो दोनों में है तो दोनों सेम चीज है, बट डिफाइंड कैसे है? आयनाइजेशन एनर्जी डिफाइंड होती है फर्स्ट ऑर्बिट से, जबकि सेपरेशन एनर्जी डिफाइंड होती है फर्स्ट ऑर्बिट के अलावा। ठीक है, तो कुल मिला के अगर आपको किसी भी इलेक्ट्रॉन को किसी भी ऑर्बिट से निकालना है, तो अगर जब तक इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट में है तब तक उसकी एनर्जी नेगेटिव है। ठीक है, निकालने का मतलब क्या है? उसकी एनर्जी को 0 कर दो, तो उसकी जितनी भी एनर्जी नेगेटिव में है उतनी एनर्जी आपको उसे देनी पड़ेगी। सो दैट विल बी नोन एज आयनाइजेशन एनर्जी अगर ग्राउंड स्टेट में है, अगर n = 1 है, अगर n = 3 4 है तो दैट इज नोन एज सेपरेशन एनर्जी। ठीक है, तो ये दो टर्म है जो कि यहाँ पे मैंने डिफाइन किए, एक आयोनाइजेशन एनर्जी, ठीक है, और दूसरा ये जो है दिस इज नोन एज सेपरेशन एनर्जी। कोई कुछ बोलना चाहता है? बोलिए।
बोलिए बोलिए, किसी को कोई भी डाउट हो, परेशानी हो, बताइए। अरे आपस में मत पूछिए, ठीक है। आपस वाला आदमी आपको जो बता पाएगा वो बहुत ही लिमिटेड है। मेरे से पूछिए, मैं बताऊंगा आपको सारी चीजें। सर ये ग्राफिकली जो हुआ ना सर, ये फिर से रिपीट कीजिए ना सर। बहुत ही सिंपल है। ग्राफिकली जो हुआ है वो मैथमेटिक्स से ही हुआ है। मैथमेटिकल फॉर्मूला ये तो है जो हमने ग्राफिकली यूज किया है। फॉर्मूला क्या निकल के आया? En इज इक्वल टू माइनस ई नॉट जेड स्क्वायर बाई एन स्क्वायर। अगर मैं हाइड्रोजन एटम के को फिक्स कर देता हूं तो जेड की वैल्यू 1 हो जाएगी। तो अलग अलग ऑर्बिट में एनर्जी आप निकाल लीजिए खुद ही, ठीक है। तो फर्स्ट ऑर्बिट की एनर्जी निकलेगी -13.6, सेकंड की निकलेगी 3.4, थर्ड की निकलेगी -1.5, फोर्थ की निकलेगी 0.85। तो वही तो है। दैट मीन्स जो गैप है वो कांस्टेंट नहीं है। फर्स्ट और सेकंड के बीच का गैप बहुत बड़ा है, सेकंड और थर्ड का थोड़ा और कम हो गया, थर्ड एंड फोर्थ का और भी कम हो गया, फोर्थ एंड फिफ्थ का और भी कम आएगा, क्योंकि एनर्जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एन स्क्वायर, ठीक है। तो जो मैथमेटिकल फॉर्मूला है वही यहाँ पे रिप्रेजेंटेड है। यहाँ पे दो टर्म मैंने और जोड़ दी हैं। एक टर्म बोलती है आयनाइजेशन एनर्जी। आयनाइजेशन एनर्जी हमेशा फर्स्ट ऑर्बिट की एनर्जी के बराबर होता है विद अ नेगेटिव साइन। तो ये मैं जरूर बोल सकता हूँ कि आयनाइजेशन एनर्जी इज इक्वल टू माइनस ऑफ E1। एंड सेपरेशन एनर्जी क्या होता है? जनरली 1 को छोड़ के कहीं भी। तो सेपरेशन एनर्जी इज डिफाइंड एज -E2 टू इन्फिनिटी, ठीक है। कोई भी अगर सेकंड में है तो E2, थर्ड में है तो E3, फोर्थ में है तो E4, ठीक है, इस टाइप से। So this is the basic thing. What we have analyzed in this graph is what? कि जो वेरिएशन है एनर्जी का वो नॉन यूनिफॉर्म है, पहली चीज, ठीक है। समझ में आई बात? और दूसरी चीज, कुछ टर्म्स हमने देख ली कि आयनाइजेशन एनर्जी मतलब ग्राउंड स्टेट से चीजों को लेके जाना, इलेक्ट्रॉन को रिलीज करा देना। तो रिलीज इलेक्ट्रॉन का मतलब क्या है? उसकी एनर्जी 0 हो जाए। आपकी एनर्जी अगर -10 है और मैं बोलूं कि आप फ्री होते हो जब आपकी एनर्जी 0 हो, तो बताइए कितनी एनर्जी देनी पड़ेगी मुझे आपको? बोलिए। अगर आपने मेरे से 100 रुपए उधार ले रखे, आपकी एनर्जी है -100, तो बताइए आपको फ्री होने के लिए कितने रुपए वापस करने पड़ेंगे मुझे? 100। सीधी बात। दैट मीन्स अगर आपकी एनर्जी -10 है तो आपको रिलीज करने के लिए कितनी एनर्जी चाहिए? +10। सिंपल सी बात। तो भैया यही चीज कहलाती है आयनाइजेशन एनर्जी। तो आयनाइजेशन एनर्जी क्या है कि अगर आप फर्स्ट आपकी ग्राउंड स्टेट में एनर्जी है -13.6, तो आयनाइजेशन एनर्जी क्या हो जाएगी? +13.6, क्योंकि तभी आपकी एनर्जी 0 होगी। समझ में आई बात? ओके। तो आयनाइजेशन एनर्जी हमेशा फर्स्ट ऑर्बिट की एनर्जी के आगे माइनस साइन होता है, ठीक है। और सेपरेशन एनर्जी कैसे डिफाइन होती है? जरूरी नहीं है कि आप हमेशा फर्स्ट ऑर्बिट में ही रहें। मान लेते हैं आपने मेरे से 100 रुपए उधार लिए थे, आपने एक दिन मेरे को 10 रुपए चुका दिए, आप मेरे से थोड़े दूर चले गए, आपने अगले दिन 20 रुपए और चुका दिए, आप थर्ड ऑर्बिट में चले गए, आपने फिर 10 रुपए चुका दिए, आप फिफ्थ ऑर्बिट में चले गए। अब फिफ्थ ऑर्बिट में आप हो और आपको अपना उधार बैलेंस क्लियर करना है, तो आपकी जितनी एनर्जी नेगेटिव में है उतनी एनर्जी लगेगी आपको फ्री करने में, है कि नहीं? समझ में आई बात? तो ये चीज सेपरेशन एनर्जी कहलाती है, ठीक है। तो यही डेफिनेशन है आयनाइजेशन एनर्जी और सेपरेशन एनर्जी। क्लियर मैडम? यस सर, यस सर। ओके। तो जो चीज मैंने अभी तक आपको बोला वो देखो ग्राफिकली मैं उसको ऐसे दिखा सकता हूँ कि लोगों को आइडिया क्या होता है एटम के बारे में, क्योंकि लोग क्या है सिमेट्री पसंद करते हैं। तो लोगों को ऐसा लगता है कि जैसे ये एक एटम है, प्लस चार्ज बना देता हूँ, बेटर है, ठीक है। तो लोगों को लगता है कि ये भैया प्लस चार्ज है, न्यूक्लियस, ये डिस्टेंस एकदम बराबर है, ये डिस्टेंस एकदम डबल हो गई, ये ट्रिपल हो गई। तो लोगों को लगता है ये R है, ये 2R है, ये 3R है। बट अफसोस की बात है ऐसा कभी नहीं होता। ये अगर डिस्टेंस R है तो ये है 4R0 और ये कितनी है? 9R0। तो भैया वेरिएशन जो है वो डिसिमेट्रिक है, रेडियस में भी, एनर्जी में भी, ठीक है। तो सिमेट्रिसिटी को फॉलो मत करिए आप। वास्तव में एटम ऐसा कभी नहीं दिखता है जैसा आपने 9th क्लास तक बनाया। दिस इज अ रॉन्ग रिप्रेजेंटेशन। करेक्ट रिप्रेजेंटेशन ऐसा कुछ होगा, समझे?
क्यों? क्योंकि रेडियस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n स्क्वायर। तो फर्स्ट ऑर्बिट की रेडियस अगर r0 है तो सेकंड की कितनी है 4r0, थर्ड की कितनी है 9r0, फोर्थ की कितनी है 16r0, 5 की कितनी होगी 25r0। तो देखो वेरिएशन बढ़ता जा रहा है। देखो ये 3r0 का है डिफरेंस, ये कितने का होगा 5r0 का हो गया, ये कितने का हो गया 7r0 का हो गया, ये कितने का होगा 9r0 का हो गया। समझ रहे हो मेरी बात? सेम एनर्जी में भी है, जो गैप है दैट इज नॉट कांस्टेंट। तो अगर आप कभी भी बुक देखेंगे, आप एनसीईआरटी बुक भी खोल के देखते हैं, तो जब वो एनर्जी के लेवल्स बनाएंगे तो एनर्जी के लेवल सिमेट्रिकल नहीं दिखेंगे आपको, डिसिमेट्रिकल ही दिखेंगे। समझ में आई बात? क्यों? क्योंकि एनर्जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू n स्क्वायर, एज सिंपल एज दैट। ओके, समझ में आया? आगे बढ़े? तो ये बेसिक आइडिया है जो कि आपको पता होना चाहिए। चलिए, तो अब आप लोग बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट हो गए, और जब आप वो लोग बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट हो जाते हैं तो मैं क्या करता हूँ, आपसे आसान आसान सवाल सॉल्व करवाता हूँ। चलिए, तो एक आसान सा सवाल आपके सामने लिखा हुआ है, इसको तुरंत सॉल्व कर दीजिए। ठीक, क्या सवाल है? सवाल है फॉर एन इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन थर्ड ऑर्बिट ऑफ लिथियम 2+ एटम द एनर्जी इज x यूनिट, एनर्जी गिवन है। कैलकुलेट द एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन टर्म्स ऑफ x। तो x की टर्म्स में ही निकालना है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स की टर्म्स में नहीं निकालना है। ठीक है, यही पूछा गया है आपसे। इन फॉलोइंग केसेस, तो अलग अलग केसेस मैंने दिए हैं आपको, ये आपको सॉल्व करना है। क्या क्या निकालना है आपको? फर्स्ट ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन में इलेक्ट्रॉन की एनर्जी निकालनी है, फिर सेकंड ऑर्बिट ऑफ हीलियम प्लस, इसमें इलेक्ट्रॉन की एनर्जी निकालनी है, फिर आयोनाइजेशन एनर्जी निकालनी है आपको, किसकी? बेरिलियम 3+ की, और उसके बाद सेपरेशन एनर्जी आपको निकालनी है, किसकी? हीलियम प्लस की थर्ड ऑर्बिट से इलेक्ट्रॉन को सेपरेट करने की एनर्जी। ठीक है, स्टार्ट हो जाइए, सारे आंसर निकालिए। मैं आपको समय देता हूँ, कितना 10 मिनट है, 5 मिनट देता हूँ, 5 मिनट में सॉल्व करिए, बाकी नेक्स्ट 5 मिनट में मैं सॉल्व कर दूंगा अगर आप नहीं करोगे तो, है ना? सॉल्व तो मैंने कर ही रखा है, केवल दिखाना है आपको, नीचे नहीं दिखा रहा हूँ। चलिए स्टार्ट हो जाएगी।
असद सर, Yes, sir. असद जी सर, सर। हाँ, बच्चों को ये मतलब आप बता दीजिएगा कि जो लोकल टीम है वो वहाँ पे पहुँच चुकी है, जी जी ठीक है। जी तो और वो स्कूल में 8:30 से अवेलेबल रहेंगे। तो किसी को कोई भी दिक्कत है, कोई भी डाउट है, कोई भी डिस्कशन है, जैसे फिजिक्स वाले सर और मैथ वाले सर तो पहुंच ही गए हैं, है ना, जी और बाकी लोग भी 1-2 दिन में पहुंच रहे हैं, बायो वाले भी, पूरा टीम ही पहुंच जाएगा। तो बच्चों को ये इन्फॉर्मेशन जरूर पास ऑन करिए कि स्कूल में अगर वो विजिट करेंगे तो उनको ज़्यादा फायदा होगा, ठीक है। जी तो स्कूल विजिट जो है वो मतलब इंडिविजुअली उनके कन्वीनियंस के हिसाब से, अगर कोई पास में रहता हो और ऑनलाइन क्लासेस में दिक्कत आ रही हो, देन स्कूल विजिट इज वेरी गुड फॉर देम, ठीक है। जी जी बिल्कुल। और ये रिकॉर्डेड लेक्चर वाला जो शेड्यूल है, क्योंकि ऑलमोस्ट सारे ही रिकॉर्डेड लेक्चर अवेलेबल हो गए हैं ऑनलाइन, तो उनकी जो लिंक्स वगैरह हैं वो बच्चों के साथ शेयर कर दीजिए जिसको भी जरूरत हो, ओके ठीक है। ठीक है तो वो लिंक आपको अजमल सर दे देंगे। अजमल सर आपको एक बच्चा मतलब एक आदमी से कोऑर्डिनेट करा देंगे, आईटी सेल में जो है, तो वो सारी लिंक बना के देते हैं, ठीक है। ओके या फिर अपना जो यूट्यूब चैनल है विजन 50 का, वही दिखा दीजिए, उसमें सारे वीडियोस हैं, अच्छा ठीक है। अच्छा, तो ठीक वो है आप शेयर कर दीजिएगा ऑनलाइन, जो भी लोग हैं। आज एक जो नया लड़का ज्वाइन किया है, ठीक है, उसको जी थोड़ी दिक्कतें होंगी तो उसको आप जरूर दे दीजिएगा। बिल्कुल बिल्कुल। ओके सर, थैंक यू। ओके चलिए, तो अभी तक हो जाना चाहिए था भाई। तो आंसर्स देख लेते हैं बहुत ही आसान तरीके से। तो आंसर्स क्या है, सबसे पहले तो आपको जो गिवन वैल्यू है x को निकाल लेना है, क्योंकि आपके आंसर तो ई नॉट की टर्म्स में आएंगे। तो ई नॉट और x के बीच में रिलेशन निकाल लीजिए पहले। तो वो कैसे निकालेंगे, फॉर्मूले से। फॉर्मूला क्या होता है, ई एन इज इक्वल टू माइनस ई नॉट जेड स्क्वायर बाई एन स्क्वायर, ठीक है, ओके। अब हमें एनर्जी कितनी गिवन है, x, तो x इज इक्वल टू माइनस ई नॉट, कौन सी ऑर्बिट है, थर्ड ऑर्बिट। सो और कौन सा एटम है, लिथियम 2+, तो Z की वैल्यू भी 3 है, N की वैल्यू भी 3 है। सो 3 स्क्वायर बाई 3 स्क्वायर, दैट मीन्स 3 स्क्वायर कैंसिल हो गया। दैट मीन्स x की वैल्यू आ गई माइनस ई नॉट, मतलब ई नॉट की वैल्यू आ गई x की टर्म्स में माइनस एक्स, ठीक है। ये पहला रिजल्ट है जो कि आपको गिवन है। क्लियर है इतनी बात सबको, बोलिए ओके। तो जो वैल्यू गिवन थी उससे आपने ई नॉट और एक्स में रिलेशन निकाल लिया। वो अलग बात है कि आपको ई नॉट की वैल्यू पता है, लेकिन वो आपसे पूछा ही नहीं जा रहा। आपसे क्या पूछा जा रहा है, एक्स की टर्म्स में आंसर निकालिए। तो आप फालतू में ई नॉट को 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट मत लिखिए, जरूरत ही नहीं है। हमें एक्स की टर्म्स में आंसर निकालना है, ठीक है। तो एक्स की टर्म्स में अगर कोई एब्सोल्यूट आंसर पूछता तब आप ई नॉट की वैल्यू डाल देते 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। यहाँ पे एक्स की टर्म्स में पूछा गया है तो आपको एक्स की टर्म्स में ही आंसर निकालना चाहिए, ठीक है। चलिए, तो ये पहली इक्वेशन आ गई, ई नॉट इज इक्वल टू माइनस एक्स। चलिए, अब क्या चाहिए आपको, ए पार्ट। ए पार्ट में फर्स्ट ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन। फर्स्ट ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन का मतलब क्या हो गया, n इक्वल टू 1 और z इक्वल टू 1। हाइड्रोजन एटम के लिए z की वैल्यू क्या है, 1, और हाइड्रोजन एटम के लिए फर्स्ट ऑर्बिट के लिए n की वैल्यू क्या है, 1। तो फर्स्ट ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन के लिए वैल्यू डाल दीजिए। तो E1 इज इक्वल टू क्या आएगा, माइनस ई नॉट 1 स्क्वायर बाई 1 स्क्वायर। फर्स्ट ऑर्बिट मतलब वो माइनस ई नॉट के ही बराबर है, और ई नॉट की वैल्यू कितनी है, माइनस एक्स, मतलब आंसर हो गया एक्स। आंसर खत्म, ठीक है। तो आंसर एक्स ही ए पार्ट का। अब बी पार्ट की बात करते हैं, सेकंड ऑर्बिट ऑफ हीलियम प्लस। तो अब इस केस में n की वैल्यू 2 है और हीलियम के लिए z की वैल्यू भी 2 है, तो अगेन सेम फॉर्मूला विल अप्लाई, E2 will be minus E naught 2 square by 2 square. That means again the answer will be x. हाँ, x की वैल्यू माइनस ई नॉट के बराबर है, बिल्कुल सही बात है।
ठीक है, तो ई नॉट जहां भी आएगा उसको आपको माइनस एक्स लिखना पड़ेगा। अब वो एक्स पॉजिटिव है नेगेटिव है उसके चक्कर में मत रहिए, आपको एक्स की टर्म्स में आंसर निकालना है, एक्स की टर्म में आंसर निकालिए, बात खत्म। ठीक है, सो माइनस ई नॉट इज इक्वल टू एक्स, सो दिस इज एक्स, दिस इज एक्स। अब थर्ड पार्ट क्या बोल रहा है भैया, आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ Be3+। तो Be3+ में आयनाइजेशन एनर्जी का मतलब क्या हो गया, फर्स्ट ऑर्बिट से आपको एनर्जी इलेक्ट्रॉन निकालना है, तो Be3+ के लिए फर्स्ट ऑर्बिट की एनर्जी निकाल के उसके आगे माइनस लगा दीजिए। सो फर्स्ट ऑर्बिट मतलब n की वैल्यू 1 और z की वैल्यू 4। समझ में आई बात? तो अब आयनाइजेशन एनर्जी के लिए सबसे पहले आप क्या करेंगे, आयनाइजेशन एनर्जी द एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव वन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम आउटरमोस्ट ऑर्बिट फ्रॉम एन आइसोलेटेड गैसियस एटम इन ग्राउंड स्टेट। तो आयनाइजेशन एनर्जी क्या डिफाइन होती है, माइनस ऑफ E1। तो Be3+ के लिए E1 की वैल्यू निकाल लीजिए, तो E1 की वैल्यू कितनी आएगी, माइनस ई नॉट जेड स्क्वायर मतलब 4 स्क्वायर अपॉन 1 स्क्वायर, तो वैल्यू कितनी आई, माइनस 16 ई नॉट। आई या नहीं आई? और माइनस 16 ई नॉट में ई नॉट की वैल्यू क्या डालोगे आप, माइनस एक्स, तो हो जाएगा 16x के बराबर। ठीक है, ओके। तो आयनाइजेशन एनर्जी कितनी हो जाएगी, जितनी एनर्जी है उसके आगे माइनस, तो माइनस 16x, दैट विल बी योर आयनाइजेशन एनर्जी। ठीक है, सिमिलरली आखिरी पार्ट सॉल्व करिएगा। आखिरी पार्ट में सेपरेशन एनर्जी है आपके पास, सेपरेशन एनर्जी का आंसर सॉल्व करने पे आएगा 4x/9 माइनस साइन के साथ। तो ये चारों के आंसर है, सॉल्यूशन जो है वो मैं ग्रुप में भेज ही रहा हूँ, ये नोट्स आपको ग्रुप में मिल जाएंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना काफ़ी है, बाकी अपन लोग फिर आगे की बात आगे करेंगे। किसी को कोई भी दिक्कत है तो बताइए। कोई कुछ कहना चाहता है? सर ये आयोनाइजेशन एनर्जी सर रिपीट कीजिए ना थोड़ा। आयनाइजेशन एनर्जी मतलब फर्स्ट ऑर्बिट की एनर्जी के आगे माइनस लगाना है आपको। तो फर्स्ट ऑर्बिट की एनर्जी मैंने निकाल ली और उसके बाद मैंने उसके आगे माइनस लगा दिया। तो फर्स्ट ऑर्बिट की एनर्जी कितनी निकल के आई थी भाई साहब, फर्स्ट ऑर्बिट की एनर्जी निकल के आई थी बेरियम 3+ के लिए इतनी, माइनस 16 ई नॉट, En इज इक्वल टू ई नॉट जेड स्क्वायर मतलब 4 स्क्वायर बाई 1 स्क्वायर। तो टोटल एनर्जी कितनी आई फर्स्ट ऑर्बिट ऑफ बेरिलियम 3+ के लिए, 16x के बराबर। तो हमें आयनाइजेशन एनर्जी देनी है, मतलब इतनी एनर्जी नेगेटिव साइन के साथ। आयनाइजेशन एनर्जी डिफाइन होती है द एनर्जी ऑफ फर्स्ट ऑर्बिट विद अ नेगेटिव साइन, सो दैट इज माइनस 16x। ठीक है, सिमिलरली सेपरेशन एनर्जी क्या डिफाइन होती है, जिस ऑर्बिट में, हाँ बोलो क्या बोलना चाहते हो? सर का नंबर आपके पास है? इसका अच्छा सर, असद सर का नंबर, यस सर। असद सर का नंबर तो असद सर आपको दे देंगे। नहीं आप कौन बोल रहा है? रहमानुल। आपके पास मेरा नंबर है? यस सर। आप मेरे को मैसेज करिए, मैं आपको भेज दूंगा, व्हाट्सएप करिए, मैं आपको भेज दूंगा। ओके ठीक है, तो मिल जाएगा ना। ठीक है, चलिए। और कोई कुछ कहना चाहता है? तो सिमिलरली आयनाइजेशन एनर्जी हमने निकाल ली, फर्स्ट ऑर्बिट की एनर्जी अब पहले हमने निकाल ली, वो आई 16x के बराबर। तो आयनाइजेशन एनर्जी क्या होती है, माइनस ऑफ द एनर्जी ऑफ फर्स्ट ऑर्बिट, तो माइनस 16x हो गया। सेपरेशन एनर्जी क्या होती है, उसी ऑर्बिट से एनर्जी निकालना है, तो हमें अभी किस ऑर्बिट से एनर्जी निकालना है, थर्ड ऑर्बिट ऑफ हीलियम प्लस। तो अगर मुझे थर्ड ऑर्बिट से एनर्जी इलेक्ट्रॉन निकालना है तो मुझे थर्ड ऑर्बिट की एनर्जी चाहिए, तो पहले मैंने थर्ड ऑर्बिट की एनर्जी निकाल ली फॉर्मूला लगा के। तो हीलियम के लिए Z की वैल्यू है 2 और थर्ड ऑर्बिट के लिए N की वैल्यू है 3, तो वो आ जाएगा इतना, X की टर्म्स में आ जाएगा इतना। तो सेपरेशन एनर्जी क्या होगी, माइनस ऑफ E3, सो दैट इज माइनस 4x/9। चलिए, मैंने आपको ये जो सॉल्यूशन है विद सॉल्यूशन ग्रुप में डाल दिया है। ठीक है, तो आप ग्रुप यस में सर, देख यस सकते सर। हैं। ठीक है, ओके देन, आगे अपन लोग और भी अच्छी बातें करेंगे। अभी तो आप लोग काफी इंटेलिजेंट हो गए। ठीक है, बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं फिर से। थैंक यू सर। ओके सर, बाय थैंक सर। यू सर। बाय।
कुछ कहना चाहते हो तुम लोग? नहीं, चलो सर। बाय। हाँ बोलो। सर अभी तक आपने कितनी क्लासेस कराई है? अभी तक यार याद नहीं है, लेकिन हाँ 1 वीक में 3 क्लास, 2 वीक से क्लास चल रही है। 6 क्लास हो चुका होगा। ओके सर। और सर अभी कौन सा टॉपिक चल रहा है? स्ट्रक्चर ऑफ एटम। ये सर वो तो चैप्टर का नाम है सर, टॉपिक का नाम क्या है सर? फोर्स मॉडल। थैंक यू सर। Sir, बोलिए hello बोलिए। sir. Hello sir. हाँ बोलिए बोलिए, नजीरा जी बोलिए। Let's law. हेलो। चलिए, आपको जो भी दिक्कत है नजीरा जी, आप मेरे को पर्सनली भेज दीजिए। हाँ, मैं देख लूंगा। चलिए। Sir. Hello sir. चला गया।